ओके जी, तो मैंने आप लोगों को एक क्विज़ दिया था, क्विज़ नंबर 3, और मैंने बड़ा टाइम लगा के बड़ा बेहतरीन सा एक ठीक ठाक क्विज़ बनाया जिसमें आपको टाइम तो लगा होगा। टाइम लगा? मेंबरशिप मैंने नहीं डाली, असल में मैंने जो बना लिया मेरे को याद आया, चलो ये रहने देता हूँ। 40 मिनट में हुआ, सही है, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो पहली बार मैंने तुम्हें एक ऐसा सवाल दिया जिसमें हर एक कॉन्सेप्ट मैंने टेस्ट किया। यानी तुम ये देखो कि मैंने जो भी पॉसिबिलिटीज़ थी अब तक की मैंने सारी इसमें डाल दी, और मुझे खुद उसको बनाने में कोई 1.5 घंटा लगा था कि मैं सारे सवालात की ड्राफ्टिंग ऐसे करूँ कि सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएँ, टेस्ट हो जाएँ। तो आई होप आपको इसमें गलतियाँ बहुत हुई होंगी पर सीखने को बहुत मिला, ऐसा है? तो इसमें 2 मिनट ओल्ड मैंने अभी, हाँ नहीं अभी कुछ भी नहीं, मैंने क्या बोलते हैं कुछ भी नहीं पढ़ाना शुरू किया, अभी हम सिर्फ ये डिस्कशन कर रहे हैं। क्विज में कैंटीन इनकम की वर्किंग समझ नहीं आई, भी समझा देते हैं। भाई मुझे बताओ, यहाँ पे लिखा हुआ है क्विज के अंदर कि आपके पास जो है कंपनी सेल करती है कैंटीन के प्रोडक्ट्स कितने मार्कअप पे? सेल्स आर मेड ऑन कैश एज वेल एज, और प्रोसीड्स फ्रॉम कैंटीन कितनी आ रही है? 5-20। ये रही, तो कैश में तो आ गए, पर हो सकता है कि सेल मैंने इससे भी ज़्यादा की हो। तो हमने कहा कि सर सबसे पहले लेट्स फाइंड आउट कि मैंने माल बेचा कितना है। तो मैंने यहाँ पे एक टी अकाउंट बनाया और उसका नाम रखा ट्रेड पेएबल। अच्छा, ट्रेड पेएबल का ओपनिंग आपको दिया हुआ है 145,000, क्लोजिंग आपको दिया हुआ है 345,000। अच्छा, आपने सप्लायर की पेमेंट ये रही। अच्छा, तो आपने क्या किया कि 356,000 को सेटलमेंट माना क्योंकि पेएबल का अकाउंट एग्जिस्ट कर रहा था। 556,000, इसकी बेसिकली एंट्री ये बनी होगी, आपका परचेजेस डेबिट हुई होंगी और पेएबल क्रेडिट हुआ होगा। एग्रीड? हमने कहा कि सर अब हम बनाएंगे इन्वेंट्री का अकाउंट। ये आ गया भाई। अच्छा, इन्वेंट्री के अकाउंट में जानी ओपनिंग आपका दिया हुआ है 234,600 और क्लोजिंग आपको दिया हुआ है 281,250। अच्छा, आपको ये पता तो लग गया कि आपने माल खरीदा कितना है। आपने कहा 556, 281,520 है। हाँ ये 520। अच्छा, 556,000 अगर मैंने माल खरीदा है और मैंने ओपनिंग इतना रखा हुआ तो कम जो हुआ है वो आई थिंक बिकने की वजह से हुआ है। तो आप ये बताएं कि COGS कितनी? 509,080। अच्छा, ये तो वो उस माल की कॉस्ट है जो आपने बेच दिया। चलें, हमने कहा हमारे पास कॉस्ट अवेलेबल है 509080। मुझे पता है ये 100% को रिप्रेजेंट कर रही है। मुझे इसकी सेल्स निकालनी है, तो मार्कअप कितना है इंक्लूसिव? 30%। तो मैंने कहा 130 से मल्टीप्लाई किया तो सेल्स की फिगर कितनी आती है? 36, अच्छा 661804, 661804। सर ये 661804 जो है हमारी कहलाएगी टोटल सेल्स। 661804 ये आ गई टोटल सेल्स। इसमें से कैश जो आपको रिसीव हुआ है वो हुआ है 5,20,000 का। तो आपके पास बाकी क्या चला गया होगा रिसीवेबल में? कितने की है? ये आ गया आपका रिसीवेबल। बेसिकली अगर मैं बैक ऑफ द माइंड पे आपको एंट्री बना के भी दूं तो आपने कैश को किया होगा डेबिट, रिसीवेबल को किया होगा डेबिट, और सेल्स की होगी क्रेडिट। सेल्स हुई होगी 661804, कैश आया होगा 5,20,000 और आपके पास ये आ गया होगा 141804। ये चला गया होगा रिसीवेबल में, बाकी कैश का कैश में गया होगा, सेल्स आपने बुक कर ली। अच्छा, इस अकाउंट में, इस सवाल में
मैंने आप लोगों को कैश का अकाउंट बना के नहीं दिया था। हाँ, आपने सारे डेबिट्स भी पार करने थे और वो इसलिए कि आपकी अकाउंटिंग थोड़ी सी रिवाइव हो जाए। एंड कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद डेबिट क्रेडिट पार कर लिया था तकरीबन? वेरी गुड, पूरा हो गया था, वेरी गुड। पर ये अच्छी बात है कि टाइम लगा पर गेम समझ आई कि प्लस माइनस हो रहा है तो क्या हो रहा है। चलें, अब मुझे बताएं, ये तो हो गई सेल्स। मैंने कहा कैंटीन की इनकम के लिए सेल्स मैंने यहाँ पे क्लब की 661804, COGS 5090। अच्छा, इस COGS की एंट्री तो पता है ना ये बनी होगी कि सर हमने यहाँ पे स्टॉक को किया होगा क्रेडिट और एक्सपेंस को किया होगा डेबिट 509080 से। तो हम एंट्री वाइज भी लेके चल देंगे, ये बनी होगी एंट्री। एक्सपेंस बुक हुआ होगा तो भाई एक्सपेंस बुक हुआ होगा तो गया आपने एक्सपेंस बुक यहाँ पे कितना आ रहा है जीपी 152724। अच्छा, फिर मैंने आपको सिखाया था कि हो सकता है कैंटीन की वेजेस हो, तो क्या मैं उसका अलग एक्सपेंस बुक करूँ यहीं पे ही? अच्छा, उसका कोई पेबल तो नहीं है, तो जो पेमेंट हो रही है वही एक्सपेंस है। तो आपने टेक्निकली कैश को करना है क्रेडिट और एक्सपेंस को करना है डेबिट, पर वो एक्सपेंस अलग से दिखाऊं या कैंटीन की इनकम को कम कर दूं? प्रेजेंटेशन वाइज तो एक्सपेंस ही बुक हो रहा है, बट प्रेजेंटेशन में आप उसको सिर्फ और सिर्फ कैंटीन की इनकम से नेट कर रहे हो। चलें, तो हमने कहा कि कैंटीन एक्सपेंस आ गया 80,000, तो ये कितना बन गया 72724, यही है। और ये आपने कैंटीन इनकम दिखा दी। वैसे फंसे कहाँ थे? अगर मतलब सोचने का देख के पता लगाओ कि गलती हुई ये वाली। हाँ, यानी ये सवाल देखो जब खुद बना के दे रहा हूँ ना मैं, तो उसका कुछ फ़ायदा है कि आपको समझ आ रहा है कि पहले हमने कर लिया, भंड मारा, फिर जाके लेक्चर को फिर समझा कि उसमें रियलिटी क्या थी, उसमें चीज़ें क्या थी। चलो बेहतरीन यार, मतलब देखो अगर पिक हो रहा है ना तो ये गेम अलग है, सही है। आपको समझ आनी चाहिए। अभी मैंने सिर्फ तुम्हारी बेस बनाई है, टाइम का इशू नहीं है। अभी तो हम जितने सवालात करेंगे वो यूं हो जाएगा। अच्छा देखो, अगर ये सवाल 20 नंबर का आता है ना तो इट इज़ वर्थ स्पेंडिंग 40 मिनट्स, वर्थ स्पेंडिंग। यानी तुम्हारे पेपर का तकरीबन तुम हिस्सा तो पार कर चुके हो। यानी आप ये कह सकते हैं कि भाई 50% से थोड़ा सा नीचे 45% तक आप जो है वो अचीव कर चुके हो मार्क्स। तो 45% ओवर 40 मिनट्स वर्थ स्पेंडिंग, अच्छी बात है। अगर तो पूरा सही हो रहा है तो टाइम लगाना जायज़ है। अब हम प्रैक्टिस करेंगे तो वो जो लर्निंग कर्व का एक इम्पैक्ट होता है वो स्लो होते 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 जल्दी हो जाएगा, ऐसा ही है। तो वो प्रैक्टिस से सही होगा, तभी मैं खुद बना के दे रहा हूँ आपको सवाल। चलें सर, रिसीट अकाउंट पेपर में गिवन होता, देखो दोनों चीज़ें होंगी। मैंने आपको हर एक सिनेरियो के लिए प्रिपेयर किया है। या तो रिसीट अकाउंट आपको गिवन होगा, या तो वो ट्रांजैक्शन देगा, बोलेगा बनाओ। तो अगर ट्रांजैक्शन देगा तो हम बना रहे हैं, नहीं देगा, बना दिया हुआ होगा तो हम सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना देंगे। पर हमें दोनों चीज़ें आनी चाहिए। अच्छा, कोई ऐसा जो इसमें फंसा हो कि पीपी जो 360 पे किया है, इसको ग्रॉसअप करना था। हाँ, मैंने कहा रिप्रेजेंट्स 80% ऑफ दी परचेज प्राइस। का मतलब ये है कि यस, ये 80% पैसे हैं, पीपी तो पूरा आया होगा, बाकी होगा पेबल, क्योंकि हमने उसको पे अब तक नहीं किया। तो वही बात है कि हमें पेबल लाना था, क्योंकि देखो ना यहाँ पे मैंने वो पेबल का अकाउंट ही नहीं दिया क्वेश्चन मार्क में, वो आपको खुद सोचना था कि पेबल आना चाहिए। और ट्रेड रिसीवेबल भी नहीं दिया हुआ, वो भी आपको सोचना था कि यहाँ पे आना चाहिए। तो जो फिगर्स गायब है वो गायब हैं, और जो आपको लगता है अलग से रिसीवेबल पेबल है वो आप अलग से ले आए। चलें, बेहतरीन यार इलियास, थैंक यू सर। देन अदर पेबल बैलेंस शीट में जाना था। यस, तो अदर पेबल आप देखें, अगर मैं आपको बैलेंस शीट दिखाऊं उसकी, तो क्या हम ये अदर पेबल रिलेटेड टू पीपी लेके आए हैं यहाँ पे? ये रहा, ये हमने बैलेंस शीट में दिखाया, क्योंकि अदरवाइज वो टैली नहीं होगा ना। क्योंकि देखो आपने पीपी खरीदा, कैश कम किया, तो पीपी महंगा आया, कैश कम गया, बाकी क्या है पेबल, तो तब जाके वो बैलेंस आउट होगा ना। क्योंकि एक एसेट कम हुआ, दूसरा एसेट ज़्यादा से बड़ा, बाकी क्या है लायबिलिटी है, दैट यू नीड टू सेटल। एग्रीड। चलें, तो सर हमने ये कहा, ये तो जो मेरी नज़र में मैंने तुम्हें अभी सिखाया है, ये बेसिक अकाउंटिंग क्लियर की है। सीरियसली ये बेसिक अकाउंटिंग क्लियर की है कि डेबिट क्रेडिट FAR 1 लेवल पे क्या होना चाहिए।
आज मैं शुरू कराऊंगा तुम लोगों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हुआ क्या था मैं तुम्हें हिस्ट्री बताता हूँ। पहले ना सिर्फ ये बेसिक अकाउंटिंग होती थी, जिसको तुम बेसिक नहीं समझ रहे ऑब्वियसली, बट पहले ये ही अकाउंटिंग होती थी एनपीओ में। मैंने आईकैप को ईमेल की, मैंने बोला कि भाई आप ये क्या पूछते हो, इससे प्रैक्टिकल लाइफ में ये नहीं होता। डेबिट क्रेडिट होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, पर प्रैक्टिकल लाइफ में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ चुके हैं। यानी जैसे हम IFRS पढ़ते हैं जिसमें IAS 16 है, सही है, IAS 2 है, IAS 40 है, गवर्नमेंट ग्रांट है, वैसे मैंने उनको बताया कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ चुके हैं एनपीओ के अलग। एनपीओ के यानी एनपीओ की अकाउंटिंग अलग होती है कुछ चीज़ों की। तो आईकैप ने पता है क्या किया, इसको हटाने के बजाय वो भी डाल दिया। यानी ये तो करो ही करो, वो भी करो। तो अब मैंने ये तो करा दिया, सही है, अब वो भी कराता हूँ। तो कहने का मतलब है अब दोनों का मिक्सचर आता है पेपर में। मैं तुम्हें सिर्फ अगर AS/NPO करा देता ना, तुम्हारी कभी रूट नहीं बनती कि चीज़ें घूमती कैसे हैं एफएस में, कैश कैसे जा रहा है, इनकम कैसे बुक हो रही है, एक्सपेंस कैसे बुक हो रहा है, फंड का मतलब क्या होता है, वो सब बेसिक सिखा चुका। तभी मैं इसको बेसिक कह रहा हूँ। अब मैंने रिकमेंडेशन तो दे दी थी अच्छाई के लिए कि बच्चा जब फर्म में आएगा तो एनपीओ के ऑडिट करेगा, तो एनपीओ के ऑडिट करते हुए उसको ये तो पता होना चाहिए, साथ साथ स्टैंडर्ड्स भी पता होने चाहिए जिसके तहत अकाउंटिंग होगी। उन्होंने बोला वो भी डाल दो, ये भी रहने दो। हाँ ये भी पढ़ो। तो खैर अच्छा, फिर मैंने उससे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो वो कह रहे हैं कि देखो जब तक बच्चे को बेसिक अकाउंटिंग नहीं आती तो स्टैंडर्ड्स पढ़ाना फजूल है। जो बात भी सही है। क्या उनका व्यू ये है, वो तो एजुकेशनिस्ट भी है ना, तो वो तो ये सोच रहे हैं कि यार अगर बच्चे को बेसिक नहीं आती होगी कि फंड का मतलब क्या होता है, सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, मेंबरशिप का मतलब क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बेसिक कैसे बनता है, तब तक वो स्टैंडर्ड्स को ग्रिप नहीं कर पाएगा। तो मैंने कहा वेल एंड गुड, सही बात है। तो हमने कहा तो स्ट्रेटजी ऐसी बनाते हैं कि पहले तुम्हें बेसिक अकाउंटिंग सिखाते हैं, एनपीओ का स्ट्रक्चर समझाते हैं, अब तुम्हें किस पे उतार देंगे, AS/NPO पे। AS/NPO का मतलब है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो आप जब अपनी बुक भी देखेंगे ना खोल के, जो आपकी स्टडी टेक्स्ट है, उसके अंदर भी दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक एनपीओ एक AS/NPO। एनपीओ इज द बेसिक थिंग जो तुम्हें एनपीओ के बारे में सोचना सिखाता है, उसकी बेसिक अकाउंटिंग सिखाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एनपीओ जो रियल लाइफ में अप्लाई होते हैं। एग्रीड। तो आप चलें अपने पास हेडिंग डालें आप, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जल्दी से। और कोई चीज़ नहीं है भाई। क्या तुम देखो ना, सारी इनकम तो कवर कर ली हमने, तो सारी इनकम कवर कर ली, सारी अकाउंटिंग देख ली, अक्रूवल की, प्रीपेमेंट की, वैसे और सवालात। अच्छा अब जब मैं आगे जाऊंगा ना तो मैं सवाल मिक्सचर बनाऊंगा, क्योंकि अब मैं खुद बना के दे रहा हूँ तुम लोगों को। मैं पीपी में भी यही करूँगा, मैं आगे जितने भी स्टैंडर्ड उसमें सब में यही करूँगा, खुद बना के दूंगा, ताकि आप एक ऑल टुगेदर क्यूमुलेटिव चीज़ को सीखें, डिसएग्रीगेट ना हो जाए। तो अब मैं आगे जो सवालात दूंगा क्विज़ेस के, उसमें यही होगा कि पिछला भी होगा, ये भी होगा। क्लियर है। अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर AS/NPO ये कहता है कि भाई आपने अकाउंटिंग में फॉलो करना है कौन सा मेथड। ये एक टाइप ऑफ अकाउंटिंग है, अभी तुम्हें नहीं पता क्या होती है, पर मैंने AS/NPO खोला, AS/NPO में लिखा हुआ है कि आपने डेफिल मेथड अकाउंटिंग फॉलो करनी है। कौन सी मेथड। अब ये क्या होता है वही सीखना है आज की क्लास में, पर अकाउंटिंग कौन सी सीखनी है, डेफिल मेथड। चलें, मैंने कहा डेफिल मेथड में किस किस तरीके के पैसे मुझे मिलते हैं। यानी अभी तक तो आपको सब्सक्रिप्शन के मिले थे, यस और नो, मेंबरशिप के मिले थे, पीपी के बेचने पे मिले थे। अब हम कह रहे हैं, कैंटीन से भी आए थे, बिल्कुल सही, कैंटीन से भी आए थे। अब हम कह रहे हैं कि अब अगर मेंबर कोई पैसे दे, मेंबर किसका, मेंबर एनपीओ का, वो पैसे दे तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। उसने बोला डेफिल मेथड के तहत। अभी बताया नहीं कि होता क्या है, पर मेथड कौन सा होगा। मैंने कहा जब पैसे वो देगा तो उसकी कितनी कैटेगरीज होंगी। उसने बोला पहली अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन। क्या होगी, तभी मैं तुम्हारे लिए पूरा केस बना के लाया समरी के तौर पे। अच्छा, मैंने कहा अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है। उसने पैसे दिए, कुछ भी नहीं बोला, ये लो पैसे, जहां खर्च करने करो। ये किसने पैसे दिए, मेंबर ने। ये मेंबरशिप के पैसे नहीं है, ये सब्सक्रिप्शन के पैसे नहीं है, एज अ डोनेशन आया।
एज अ, मुझे बताओ कोई आपको पैसे दे के जा रहा है और वो कोई पाबंदी नहीं लगा रहा, तो मेरी मर्जी ना मैं कहीं भी खर्च करूं, हाँ या नहीं, तो मेरी विश है। तो वो ये कह रहा है जब ऐसा केस हो कि आपको कोई कंट्रीब्यूशन मिले और वो कंट्रीब्यूशन पे कोई पाबंदी ना हो, तो वो कह रहा है ये मेंबरशिप के पैसे नहीं है, ये सब्सक्रिप्शन के नहीं है, ये कैंटीन के नहीं है, डिस्पोजल ऑफ पीपी के नहीं है, ये जेनरिक कंट्रीब्यूशन है, जनरल कंट्रीब्यूशन। ये लो पैसे लगा देना एनपीओ पे। जाहिर सी बात है डिविडेंड तो नहीं दे सकते, लगेगा एनपीओ पे ही, पर मैं कुछ भी खर्च करूं, मैं बिल्डिंग बनवा लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, पाबंदी नहीं है। वो कह रहा है जब ऐसे पैसे मिले आपको तो आप करिएगा कैश डेबिट और कंट्रीब्यूशन इनकम क्रेडिट। अच्छा सर आपने फॉरेन इनकम बना दी, भाई मुझे वापस करने हैं, या सीधी सीधी इनकम? अच्छा सीधी सीधी इनकम के पीछे भी बहुत बड़ी लॉजिक है कि कोई कंडीशन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, अनरिस्ट्रिक्टेड, पैसे लो जो करना है करो। तो हमने कहा सही है भाई, अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुझे कितने पैसे मिले, 1,80,000, मैंने सीधी सीधी क्या बुक कर ली इसकी इनकम, और ये इनकम किस में कन्वर्ट होगी, सरप्लस में। सरप्लस से कौन से फंड में जाएगी, जनरल फंड। कौन से फंड में जाएगी? तो क्या इसके अलावा मेंबरशिप के कॉन्सेप्ट भूल जाओगे? नहीं, वो अपनी जगह है। सब्सक्रिप्शन के कॉन्सेप्ट भूल जाओगे? नहीं, वो अपनी जगह है। कैंटीन अपनी जगह, वो सारे कॉन्सेप्ट अपनी जगह स्टैंड स्टिल करते हैं। उसके अंदर ये चीज़ ऐड कर रहा हूँ बस, जिसको हम कहते हैं ASNPO की अकाउंटिंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पता है क्या कहते हैं? वो तो रियल लाइफ पे बेस करते हैं ना। वो बोलते हैं रियल लाइफ में जब भी NPO को कोई पैसे मिलते हैं ना, तो या तो वो रिस्ट्रिक्टेड होंगे या तो, अच्छा हमने कहा अनरिस्ट्रिक्टेड होंगे तो क्या करेंगे? उसने बोला आपको वापस ही नहीं करना है, तो आपका राइट है, आपका राइट है, तो क्या बुक कर लो, इनकम, सीधी सीधी इनकम, कोई पाबंदी नहीं है, सिंपल। तो आपको अगर पैसे आते हुए दिखेंगे, अब मैं फॉर एग्जांपल बोलूं, आपको कैश का अकाउंट दिख रहा है, कैश में लिखा हुआ है कंट्रीब्यूशन और नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, क्या मतलब है? देखो कैश का अकाउंट दिया हुआ है, मैंने लिखा कंट्रीब्यूशन फॉर द ईयर, डेबिट साइड पे आ रही है, मतलब कैश डेबिट हुआ है। अच्छा अब क्रेडिट तो आपको सोचना है ना कि क्या करूं मैं, तो आप सोचो सवाल में ढूंढ रहे हो, सवाल में कुछ मिल ही नहीं रहा, इसका क्या मतलब है? अनरिस्ट्रिक्टेड इनकम, मतलब कोई पाबंदी है ही नहीं, जो पैसे रिसीव हुए इनकम में डाल दो। अच्छा अब इसके बाद सब्सक्रिप्शन के पैसे आते थे, आप देखते थे लायबिलिटी है या नहीं है, एडवांस है या नहीं है, रिसीवेबल है या नहीं है, वो अपनी जगह है। पर अब आपको कंट्रीब्यूशन के नाम पे भी पैसे दिखेंगे, यानी आपको बैलेंस आपकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ आएगा कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड। अब आप अपने आप से सवाल पूछ रहे हो, यार 1,80,000 रुपये आए हैं, किसी ने पैसे दे दिए और वो कुछ बोल ही नहीं रहा, तो बोल ही नहीं रहा, तो इसका क्या मतलब है? अनरिस्ट्रिक्टेड है, जहां खर्चा करना है करो। तो भाई मेरी नजर में तो क्या बन गई, वो इनकम। तो मैंने कैश को डेबिट तो हुआ है, इनकम को क्रेडिट कर दो। अच्छा अगर आपको रिसीट और पेमेंट अकाउंट नहीं दिया हुआ तो खुद कर लेना, डेबिट भी खुद पार करना, क्रेडिट भी खुद पार करना। पहले बताओ लॉजिक समझ आती है? ये बात सिंपल किसकी हो गई? अनरिस्ट्रिक्टेड की, क्योंकि वो रियल लाइफ सिनेरियोस पे बेसिस वो बोल रहा है भाई कंट्रीब्यूशन कैन टेक अ फॉर्म ऑफ सब्सक्रिप्शन, कंट्रीब्यूशन कैन टेक अ फॉर्म ऑफ मेंबरशिप, कंट्रीब्यूशन कैन टेक अ फॉर्म ऑफ सेल फ्रॉम कैंटीन, एंड कंट्रीब्यूशन कैन बी जेनरिक। तो ये कौन सी वाली है? जेनरिक। पैसे दे दिए, बोला नहीं। हाँ अब आप गए एडी में, आपने पैसे दे दिए, आपने कुछ भी नहीं बोला, ये कौन सा कंट्रीब्यूशन? जनरल। वो सीधी सीधी इनकम बुक कर लेते हैं इसकी। ये इस लाइफ पे डिपेंड करता है, ये वाले स्टैंडर्ड है जो अभी हम अप्लाई कर रहे हैं। पहले बताओ कहानी समझ आती है? पक्की बात है, ऑनलाइन तो प्लीज कंफर्मेशन, तो बात समझ आती है। अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन, कोई पाबंदी नहीं है। नहीं तो देखो अगर जो डोनेट कर रहा है उसने आपको कोई पाबंदी नहीं लगाई ना, दैट मीन्स कि ये एनपीओ जनरली कहीं भी यूज कर सकता है। तो इसका मतलब है मेरी इनकम, अगर फॉर एग्जांपल आज एग्जांपल दे रहा हूँ, आज तुम्हें घर वाले पैसे देंगे भाई तेरे को यहाँ खर्च करने हैं, इसके अलावा नहीं खर्च करने, दैट मीन्स कि यू नीड टू शो सेपरेटली, रिस्ट्रिक्टेड है। पर आपको घर वालों ने पैसे दिए, जा कुछ भी कर, अब आप सिगरेट पी लो, शीशा पी लो, चरस लगा लो, कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि अनरिस्ट्रिक्टेड। सही है, तो ये भी अनरिस्ट्रिक्टेड है, सीधी सीधी इनकम। अच्छा अब इसमें से अब तुम मुझे बताओ, ये जो पैसे आए मैंने इनकम बुक कर ली, एग्रीड। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इससे मैं लोगों की सैलरी दे सकता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर सकता हूँ? क्योंकि उसने मुझे कहा था कुछ भी कर, तभी मैंने इनकम ऐसी फेंक दी। अब इससे जो भी एक्सपेंस हो गए हो सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, एग्रीड, क्योंकि इस पर कोई पाबंदी
इसलिए मैंने सीधी इनकम बना दी। अब इससे जो अखराजात करने करते रहो। एग्री? तभी फ़र्क है ना एक रिस्ट्रिक्टेड में और अभी और क्लैरिटी आएगी जब मैं रिस्ट्रिक्शन पे आता हूँ, वो बताता हूँ कि यार अगर पाबंदी लगाएगा तो क्या होगा। तो पहले इस वाले केस को कॉपी करो सिर्फ इसी तरीके से जैसे मैंने किया हुआ है। यही है। मैंने तो जब पहले शुरू किया था मैंने FAR 1 तो मैं शुरू से कहता था कि मैं आपको अकाउंटिंग भी सिखानी है, रिपोर्टिंग भी। तो मैं डेबिट क्रेडिट भी सिखा रहा होता हूँ और फिर आपको वो भी बनाना सिखाता हूँ कि बैलेंस शीट कैसे बनेगी। अब जैसे तुम अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी उठाओ तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में मैंने तुम लोगों को नोट्स बनाना सिखाया। ओपनिंग ये है, एडिशन ये है, डिस्पोजल ये है, ट्रांसफर्स ये है, गेन कैसे बुक होगा। तो पहले अकाउंटिंग सिखाई तो उसको किस में कन्वर्ट किया, रिपोर्टिंग में। तो वो आपको कभी रिपोर्टिंग भी पूछ लेता है और अकाउंटिंग भी पूछ लेता है। तो अब तुम इस बात को एग्री करोगे कि कल जो तुमने सवाल किया होमवर्क में उसमें अकाउंटिंग भी थी और रिपोर्टिंग भी थी। नहीं तो ये तो हमने लिख दिया ना ऐसे ही कि मेंबर ने दिए। अगर मेंबर नहीं भी हो तो डोनेशन तो आ सकता है। सही है। अब जैसे अब तुम लोगों ने नाम सुना नहीं सुना, हबीब पब्लिक स्कूल, वो एक NPO है। वह NPO है। तुम अगर वैसे मैंने तो उसका ऑडिट किया है ना, मुझे पता है EY के पास ही था ऑडिट। तो वो एक NPO है। अच्छा NPO इसलिए क्योंकि वो एक फ़ंड बनाया है आगा खानियों ने, तो आगा खान फंड उसको सपोर्ट करता है। अच्छा अब होता क्या है, होता ये है कि वहाँ पे एक बैंक है, उसको चैरिटी करनी है, डोनेशन करना है। वो तो उस NPO का मेंबर नहीं है ना, उस स्कूल का मेंबर तो नहीं है। अच्छा स्कूल NPO क्यों है भाई? क्योंकि वो लोगों को जो है सब्सिडाइज फीस पे भी स्कूलिंग देता है, सब्जेक्ट टू आप अपनी पूरी नीड बताएं वो होता है। अच्छा एक उसकी अलग से फ़ीस भी है। तो जो लोग नॉर्मल लोग हैं वो पैसे पे करते हैं और टीचर्स और क्वालिटी बहुत अच्छी है वहाँ की, बहुत अच्छी एजुकेशन है वहाँ की, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। स्पोर्ट्स कह लो, एजुकेशन कह लो, कोर्स कंटेंट कह लो, सब अच्छा है उनका। पर अगेन जो लोग फीस देते हैं वो भी तो वो स्कूल कमा ही रहा है ना, हाँ या नहीं? पर वो तो कमाई हो गई फीस से। एग्रीड? अब एक बंदा जा रहा है, उसने बोला कि यार पैसे पड़े हुए मेरे पास, एक अच्छा काम ये करता हूँ क्योंकि ये है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, तो मैं क्या करता हूँ बच्चों के लिए ग्राउंड बनवा देता हूँ। तो उसने मेरे सामने 10 करोड़ रुपए का डोनेशन आया है, तो मुझे, हाँ रियल में, तो मुझे बताओ कि 10 करोड़ रुपए का डोनेशन आया तो उसने जब पैसे दिए तो उसने बोला कि ग्राउंड बनना है, रिस्ट्रिक्टेड। बात समझ आ रही है? उसने क्या बोला? ग्राउंड बनना है, रिस्ट्रिक्टेड कर दिया। अब मैंने ऐसे भी डोनेशंस देखे हैं वहाँ पे, लाख रुपए, 1,20,000, 80,000 लोग। अच्छा वो कहते क्या है कि यार नॉर्मल ऑपरेशंस में यूज़ करना, तो सही है, लोगों की सैलरी पे होने के लिए यूज़ हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ हो सकता है, बिल्कुल रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए भी हो सकता है। अब कोई पाबंदी नहीं है। तो डिपेंड करता है कि जो कंट्रीब्यूटर है वो आपको लिख के क्या दे रहा है, बोल क्या रहा है, पैसे देते हैं कुछ भी नहीं बोल रहा, दैट मीन्स कि कोई पाबंदी नहीं है। हाँ कुछ बोल रहा है तो इसका मतलब है पाबंदी है। तो अभी रिस्ट्रिक्टेड की अकाउंटिंग सीखते हैं। चलें पहले बताओ ये हो गया कॉपी यहाँ तक? हाँ जी ऑनलाइन में लोग क्लियर है यहाँ तक? जल्दी बताओ तो आगे लेके चलें। चलें अब हम आ गए रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन पे। अच्छा अब रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन में देखो मैंने लिखा हुआ है कंट्रीब्यूशन फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस। अच्छा सर अब ये क्या भला है, जरा ये देखते हैं। मैंने कहा कंट्रीब्यूशन फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस का मतलब ये है कि वो मुझे ये नहीं कह रहा कि बिल्डिंग बनाना, एसेट बनाना, वो कह रहा है XYZ जगह पे मेडिसिन पहुंचाना, एक्सपेंस। भाई फॉर एग्जांपल एक जगह फ्लड आया, सही है, अब एदी फाउंडेशन है, उसको किसी ने डोनेशन दिया, उसने बोला कि भाई आपका काम ये है कि आप उस जगह पे जाके मेडिसिन पहुंचाएंगे। नहीं हो गया ना, तभी तो हो गया, फ्लड हो गया तो ही तो कोई पैसे दे रहा है ना। मैं ये बोलूँगा मैं नजूमी हूँ, मुझे पता होगा फ्लड आएगा तो करियो, इधर ऐसा नहीं है। अच्छा सुनो, ये तो बात हो गई कि फ्लड आ गया जिस एरिया में आना था। अब वो डोनर आता है, वो कहता है कि भाई ये लो पैसे, आपने ये इस मकसद के लिए खर्च करने हैं। मैंने कहा यार अगर वो मकसद लगा रहा है इसके साथ, वो भी फ्यूचर एक्सपेंसेस,
फ्यूचर एसेट या फ्यूचर एक्सपेंसेस? एक्सपेंसेस। तो मैंने पता है आज क्या किया, मैंने किया कैश डेबिट, डेफर्ड कंट्रीब्यूशन रिलेटेड टू एक्सपेंसेस क्रेडिट। लेट से मैंने कहा कि भाई उसने मुझे दिए 1,00,000 रुपए, उसने कहा ये आपने स्पेंड करने फॉर मेडिसिन्स। मैंने पता है इनकम क्यों नहीं बनाई, क्योंकि मेरा राइट नहीं है अब तक, क्योंकि मेरा राइट नहीं है, राइट नहीं है, तभी मेरी लाइबिलिटी है। कल को वो आके बोले भाई तूने मेडिसिन पे खर्चा किया नहीं किया, मैं बोलूँगा नहीं है, बोलेगा वापस दे पैसे, डेफर कर दिया। बिल्कुल मांग सकता है, मांग सकता है ना, कंडीशन लगाइए यार। आज मैं कोर्ट ऑफ लॉ में जाऊँ केस कर दूँ तो मुझे पैसे वापस मिलेंगे, क्योंकि मैं बोलूँगा मैंने लिख के दिया था इसको कि ये पैसे यहाँ लगाने, तो वो तो फिर एक कॉन्ट्रैक्ट ही हो गया ना जिसकी वो वायलेशन कर रहा है। एग्रीड? चलें, अब मुझे एक बात बताओ, ये तो हो गया कैश और डेफर्ड कंट्रीब्यूशन रिलेटेड टू एक्सपेंसेस क्रेडिट। अच्छा, हुआ ये कि इसमें से हमने कोई 40,000 रुपये खर्च किए, तो वो हुआ होगा कैश यूज, ये ऐसा है। अच्छा, तो हमने क्या किया, कैश को किया क्रेडिट और मेडिसिन एक्सपेंस को किया डेबिट। कितने से? 40,000 रुपये से। अच्छा, क्या ये मेरे एक्सपेंडिचर में आ जाएगा? यस, एक्सपेंसेस में आ रहा होगा। पर मुझे याद आया कि एनपीओ की जेब से तो ये खर्चा होना ही नहीं था, ये तो किसी और ने पैसे दिए थे। अब ये स्टैंडर्ड ये कहता है जितना एक्सपेंस तुमने कर लिया उतने का डेफर्ड कंट्रीब्यूशन तुम डेबिट करो और कंट्रीब्यूशन इनकम क्रेडिट कर दो। कितने से? यानी मैंने कहा ये कि मुझे पहले पैसे मिले 1,00,000, मैंने उसको लायबिलिटी बना दिया। मैंने कहा ये लायबिलिटी कब तक है? जब तक मैं उसकी कही हुई बात को पूरा ना कर लूँ। मैंने उसके कैश में से एक एक्सपेंस किया 40,000 का, मेरा एक्सपेंस बढ़ गया। फिर मुझे याद आया ये तो मेरा एक्सपेंस होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो पैसे किसी और ने दिए थे। तो अब मैं उस एक्सपेंस को नलीफाई करने के लिए जो मैंने डेफर किया हुआ था उस पर मेरा 40,000 रुपये का राइट आ चुका है। उस लायबिलिटी को ख़त्म करूँगा और इनकम बना दूंगा। मैं बोलूँगा अब मेरी इनकम। अच्छा, पहले डे 1 पे इनकम क्यों नहीं बुक की थी? क्योंकि जब काम नहीं किया तो आपको पैसे वापस करने पड़ सकते हैं। तो पहले वाले केस में क्यों की थी? पहले दिन पे ही राइट था मेरा, पहले दिन पे मेरा राइट था। तो यहाँ पे देखो ना, मेरा राइट किस हद तक आया? 40,000। तो मैंने उसको रिवर्स करके उतनी इनकम बुक कर ली। अब जब मैं इस केस के अंदर जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, बैलेंस शीट बनाऊंगा, तो मेरी बैलेंस शीट के अंदर, यहां पे बनाते हैं, मेरी बैलेंस शीट के अंदर एक लायबिलिटी आएगी जिसका नाम है डेफर्ड कंट्रीब्यूशन, और वो कितने की आएगी? फॉर एक्सपेंस लिख दो, ज़्यादा अच्छा है। या तो इसका नोट बना देना पीछे कि कंट्रीब्यूशन तो बहुत सारी चीज़ों का होगा ना, और डेफर्ड है तो डेफर्ड तो अभी एक ही किस्म आई है, भी आगे और आएंगे रिस्ट्रिक्शंस। तो कहने का मतलब है मेरी बैलेंस शीट के अंदर अब एक लायबिलिटी आएगी कितने की? 60,000 रुपये की। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे ना, यहाँ पे बना के भी देखते हैं, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड पे आप डेफर्ड कंट्रीब्यूशन इनकम कितनी दिखाओगे? सॉरी, 40,000। और एक्सपेंसेस के अंदर मेडिसिन एक्सपेंस दिखाओगे कितने का? ये 0 हो जाएगा। और होना भी क्या चाहिए? अच्छा, 0 होने की लॉजिक है क्या? एनपीओ की अपनी जेब से कुछ लग रहा है या किसी और ने पैसे दिए थे? तो हमने बोला कि भाई हमारे पास हमारे सरप्लस पे इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। तो हम पता है क्या करते हैं? वेट करते हैं, इस पैसे में से जब भी यूज़ होके वो एक्सपेंस होता है उतने को ही एक्सपेंस को सेट ऑफ करने के लिए मैं डेफर्ड रिवर्स करके इनकम बुक कर लेता हूँ,
ताकि मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर इनका इम्पैक्ट क्या हो जाए, ज़ीरो। मैचिंग कॉन्सेप्ट है ना, जिस साल एक्सपेंस आ रहा है उसी साल उसकी इनकम, जिस साल एक्सपेंस आ रहा है उसी साल उसकी इनकम। पहले वाली केस में मैंने 10 इनकम इसलिए बुक की थी क्योंकि कोई पाबंदी नहीं थी, वापस नहीं करने थे। अब जब जब प्रॉमिस फुलफिल होगा तब तब इनकम बुक होगी। पहले बताओ दोनों में फ़र्क समझ आया? अच्छा, अब इस केस में जो मैंने आपको बताया, आप जब बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो बैलेंस शीट के अंदर इसको अगर मैं आगे ले जाऊं, एक मिनट, एक एक करके आते हैं जानी सब पे। इसको मैं ज़रा यहाँ साइड में फेंक दूँ ना, ताकि इसकी प्रेजेंटेशन चलें। अब इधर देखें, हमने कहा ये डेफर्ड कंट्रीब्यूशन आ गया इधर लाइबिलिटी साइड पे। आपके पास कैश कितना बचा होगा? 60,000 रुपये। अच्छा, आपके पास एक्यूमुलेटेड फंड में कुछ भी नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि इम्पैक्ट ज़ीरो है, ये लाइबिलिटी बची रहेगी। यस, तो आप मुझे बताओ कि भाई अच्छा इसके अलावा कोई इनकम हो रही तो वो तो आती, इसका इम्पैक्ट क्या है? ज़ीरो। अब ये डेफर्ड लाइबिलिटी तब तक डेफर्ड में रहेगी जब तक आप इसमें से वो अखराजात ना कर लें जो उसने कहे हुए, अदरवाइज ये पड़ी रहेगी यहाँ पे। एग्रीड? ये हो गई प्रेजेंटेशन। अब आपका सवाल, आप क्या पूछ रहे हो? ये बोलो। रीड कर। देखो हम अंग्रेजी रीड कर लेते हैं ना। When the only restriction on the contribution is that it cannot be used until a particular future period, यानी पाबंदी सिर्फ ये लगाई है कि तुम्हें इस वक्त तक इस पैसे को खर्च नहीं करना। आगे देखो, the total amount of the contribution would be recognized as revenue, यानी टोटल अमाउंट रेवेन्यू के तौर पे उस फ्यूचर पीरियड में जाके रिकॉर्ड होगी, चाहे आपने उसमें से खर्चा किया हो या ना किया हो। यानी आसान जबान में, आपको उसने 1 लाख रुपए दिए, उसने आपको बोला कि आपने मेडिसिन पे खर्च करने हैं 2 सालों बाद, मेडिसिन पे खर्च करने, आप खर्च कर लें। आप 2 सालों तक इनकम नहीं बना सकते, डेफर्ड में पड़ा रहेगा। और क्योंकि कंडीशन क्या थी, 2 साल वो प्रिवेल कर रही है ना, तो आपने मेडिसिन तो चले कर ली खर्च, पर आप, मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि अब दूसरे साल के आखिर में जाके आप डेफर्ड को रिवर्स करके इनकम बुक करेंगे, क्योंकि पाबंदी में टाइम आ गया, और वो पाबंदी क्या है? 2 साल। तो दूसरे साल तक पहुँचने का वेट करोगे कि फॉर एग्जाम्पल आज एक एडी फाउंडेशन में पैसे देके कि उसने बोला यार 2 साल बाद खर्च करना है इसको, सही है? तो हमने कहा सही है भाई, 2 साल बाद खर्च करेंगे। अब 2 साल बाद जब खर्च करने को बोलेगा, अगर मैं बीच में खर्च कर भी लेता हूं तो वो क्या कह रहा है? वेदर और नॉट इट हैज बीन स्पेंड। अगर खर्चा नहीं भी हुआ ना तब भी मैं इनकम बना सकता हूं, क्योंकि शर्त क्या थी? 2 साल। बात समझ आ रही है? तो ये तो टाइम बेस्ड कंडीशन हो गई ना, पीछे 2 साल के बाद इनकम बनाओगे। तो सिंपल सी बात है, पहले आपने किया कैश डेबिट और डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट, दी डेफर में पड़ी हुई है। अब मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ यार उसने कंडीशन क्या लगाई थी? उसने मतलब टाइम, कंडीशन क्या लगाई थी? टाइम। अच्छा, अब मैं क्या टाइम खत्म होने का वेट करूंगा? यस। 1 साल हो गया, कुछ भी नहीं करूंगा। दूसरे साल पहुंचा, यस, अब टाइम खत्म हो गया, अब जो पाबंदी लगी हुई थी वो खत्म हो गई। अब चाहे मैंने खर्चा किया हो उसमें से या ना किया हो, इनकम बुक हो जाएगी, क्योंकि कंडीशन क्या थी? टाइम। एग्रीड? तो मैं सिंपल एक काम करूंगा, डेफर्ड को करूंगा डेबिट और इनकम को करूंगा, अब मैं इसमें से कुछ भी खर्च करूं। नहीं तो फिर तो उतना खर्च कर ही नहीं सकते ना, वो तो लायबिलिटी रहेगी, वो तो लॉजिकल बात भी है। तो एक बात बताओ कि 2 साल तक अगर वो बोल रहा है इतना खर्च नहीं करना, तो भंगी तुम्हें देगा ही क्यों पैसे वो? यानी आज तुम्हें 1 लाख रुपए दे रहा है, उसमें से बोला 20 खर्च नहीं कर सकता। हाँ, तो जो बाकी बच जाए वो वापस, तो वो तो लायबिलिटी रहेगी ना। तो हमारा प्राइम उसूल क्या है? कंडीशन मीट होनी चाहिए। और अगर कंडीशन मीट नहीं हो रही है और वो मुझसे पैसे वापस मांग रहा है, तो इसका मतलब क्या है? कि मुझे वापस करने हैं। तो डेफर्ड में पड़ा हुआ है ना, अब मैं डेफर्ड को ख़त्म करके कैश को क्रेडिट कर दूंगा। पर वो तब जब आप कह रहे हैं कि अगर बच गए तो पैसे वापस करने हैं, जबकि यूजुअली ऐसा होता
तुम ये सोचो एक अल्लाह का वली काम कर रहा है अल्लाह के नाम पे और वो बोल रहा है कि भाई ये बच जाए तो वापस दे दियो, यही है ना, मतलब वही वाली बात ना कि वही पीके वाली अर्पण हो गए तो हो गए, खत्म। चलो अच्छा आप मुझे बताओ पहले, क्या ये वाली बात इधर, क्या रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन वाली बात समझ आती है? पर ये कंट्रीब्यूशन है रिस्ट्रिक्टेड टू फ्यूचर एक्सपेंसेस। चलो मैं तुमसे पूछता हूँ, तुमने बता दिया तो गेम अच्छी हो जाएगी अब तक की। मुझे एक बात बताओ, किसी ने एनपीओ को पैसे दिए और बोला ये उन खर्चों के लिए जो तुम कर चुके हो इस साल, तो जो पैसे रिसीव हुए हैं उसको डेफर करूँ या सीधी इनकम? सीधी इनकम, क्योंकि जो वो कंडीशन लगा रहा है वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, तो अब मुझे कोई और फुलफिल करने की नीड नहीं है। तो क्या हम ये कह सकते हैं अगर करंट ईयर की इनकम के लिए उसने मुझे दिए हैं, करंट ईयर के एक्सपेंसेस के लिए दिए हैं, तो मैं सीधी सीधी इनकम बना दूंगा क्योंकि वो एक्सपेंस ऑलरेडी इंकर हो चुके हैं। मतलब बिला वजह 2 एंट्री बनानी पड़ेंगी, वरना पहले डेफर में डालो फिर उसी को रिवर्स करके इनकम। एग्रीड? चलें इसको कॉपी करें, रिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन को। हाँ, अगर दूसरे साल के आखिर में जाके आपने खर्च कर लिया है, अगर हमने पहले साल के बाद जैसे 1 साल हुआ कोई इमरजेंसी है हमने उससे बोलते तो मना है ना, उसने किया नहीं है ना, फिर तो वापस करने पड़ जाएंगे ना पैसे, तभी तो वो कह रहा है लाइबिलिटी बना के रखो, सही है ना? कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉजेज ऐसे हैं ना। देखो ये कोई प्रैक्टिकल केस नहीं बनता ना, आपको वो कह रहा है इस टाइम तक खर्च करने हैं, तो मैं आज मुझे तुम पैसे तो बोलो सर इस टाइम तक खर्च करने में उड़ाता हुआ जाऊंगा रास्ते में, मतलब क्या ही करूंगा भाई? ये कौन कंडीशन लगाता है कि इस टाइम तक खर्च करना है? पर हाइपोथेटिकल चलो समझा भी जाए, तो मैं कह रहा हूँ अगर उस टाइम तक खर्च हो गए, नहीं हुए तो डेफर्ड में पड़े होंगे, वापस कर देना। नहीं आप लगाए हैं, पर मैं कह रहा हूँ इंसानों वाली हो ना, पर ऐसा नहीं हो कि एनपीओ तुम्हें जाते ही देख के बोले तू तो आगे निकल किसी और को दे दियो पैसे। कंट्रीब्यूशन भाई देखो, पैसे आते हुए किसी को बुरे नहीं लगते हैं। अच्छा देखो अब सवाल ये आया कि सर क्या कंट्रीब्यूशन लेने से एनपीओ मना कर सकता है? अगर मना करेगा तो आप ये एंट्री नहीं बनाना, खत्म, सही है? तो हाँ अगर मना कर ले तो आप फिर बोलेंगे ये कोई अकाउंटिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि हम बोलेंगे ना कुछ आया ना कुछ बना। देखो मैं तुम्हें कहानी बना के बताता हूँ, सुनो। मैं क्योंकि आई एम द ऑडिटर ऑफ ऑलमोस्ट एवरी कंपनी इन कराची पाकिस्तान, सुनो। तो खैर कहने का मतलब ये है कि ये तब होता है, फॉर एग्जांपल जरदारी आके आपको ब्लैक पैसा वाइट करने के लिए दे रहा है, आप उसमें मना कर सकते हो ना, कहने का मतलब ये है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये तभी एप्लीकेबल होता है जब आपको पता है कि चोरी के पैसे हैं वो यहाँ से डाल के घुमाएगा इलीगल, उस वक्त मना कर सकता है। इसके अलावा कोई और तुक नहीं बनता मना करने का, और क्या ही कंडीशन लगाएगा एक पैसे देने वाला, सही है? तो ये सर अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन में अगर वो बोले कि किसी पे भी खर्च कर सकते हो, भाई अनरिस्ट्रिक्टेड समझ कह रहे हैं सर, अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन में वो बोले किसी पे भी खर्च कर सकते हो, तो मतलब वो तो हुआ ही अनरिस्ट्रिक्टेड। आगे सुनते हैं। तो हम इनकम बुक करेंगे, फिर जैसे एक्सपेंस होता जाएगा वो एक्सपेंडिचर से माइनस होता जाएगा। बिल्कुल, इनकम तो आप बुक कर लोगे फौरन, अब चाहे आप उसको खर्च करो या ना करो क्योंकि वो आपकी विश है। इस केस में वो क्या कह रहा है, जब एक्सपेंस करोगे तो राइट आएगा, तो जैसे ही एक्सपेंस करता हूं इनकम बुक करता हूं, एक्सपेंस बुक करता हूं इनकम, ताकि वो मैचिंग प्रिंसिपल चलता रहे और इम्पैक्ट क्या होता रहे, जीरो। एग्रीड? चलें जी, ये स्क्रॉल हो गया, समझ क्लियर है? अच्छा, जैसे यहाँ पे उफैरा कह रही है कि जनरल कंट्रीब्यूशन और अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन मतलब सेम है। यस, जनरल कंट्रीब्यूशन ये ले लो भाई पैसे, और अनरिस्ट्रिक्टेड भी बात सेम है, इंटरचेंजेबली अल्फाज यूज होते हैं कि मैंने जनरली पैसे दे दिए या कोई रिस्ट्रिक्शन के बगैर दे दिए, बात एक ही है। नहीं, अनरिस्ट्रिक्टेड वाले पैसे सरप्लस से होते हुए जनरल फंड में जाएंगे। नहीं, देखो एक चीज सुनना, इधर जानी, इधर बात नहीं, इधर सुनो। जब आप किसी को बोल रहे हो कि भाई ये रिस्ट्रिक्टेड पैसे हैं 1 लाख, वो तो फंड में जा ही नहीं सकते क्योंकि वो लाइबिलिटी में पड़े हुए हैं, ये रहे। वो फंड में जाएंगे कब? जब इनकम बनेंगे,
और इनकम कब बनेंगे? जब एक्सपेंस होगा। तो आप ये कहना ही फजूल हो गई ना बात कि मैं उसको अलग दिखाऊंगा, वो वैसे ही अलग हैं, वो वैसे ही लाइबिलिटी में पड़े हुए हैं, वो इनकम में जा ही नहीं सकते जब तक आप क्या करो, खर्चा ना कर लो। अब जैसे ही इस कैश में से खर्चा करोगे, यहां से निकाल के इनकम बना दोगे, वो ग्रेजुअली इनकम में जाएगा और इनकम से जनरल फंड में। पर इस केस में तो इम्पैक्ट क्या है? जीरो, क्योंकि जितना एक्सपेंस कर रहे हो उतना इसको लेके जाके नलिफाई कर देते हो। हाँ, इसके अलावा कोई इनकम होती वो आ रही होती। और मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको बेसिक एनपीयू नहीं सिखाता ना, तो आपको ये वाली जो अकाउंटिंग है ना, ये नहीं समझ आती। आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया है ना बेसिक, तो आपको तभी तो समझ आ रहा है इनकम में कैसे जा रहा है, एक्सपेंस क्या हो रहा है, बैलेंस शीट कैसे बन रही है, वो सारी चीज़ें। तो अब अगेन समझने की बात यह है कि जब आप कह रहे हैं कि मेरा एक रिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन है तो मैं उसको अलग दिखाऊं, वो देखिए अलग रहा है। इस मेथड का नाम क्या था? डेफल मेथड। क्या था, जल्दी बताओ। तो डेफल मेथड का मतलब ही यही है, जो रिस्ट्रिक्टेड पैसे हैं उसको डेफर कर दो जब तक के लिए, जब तक तुम कंडीशन पूरी, तभी इसका नाम डेफल मेथड है। नहीं देखो, अनरिस्ट्रिक्टेड तो बेटा इनकम बनेगा, इनकम से सीधा जनरल फंड में चला जाएगा। नहीं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगेन अलग से क्यों ही दिखाऊंगा, क्योंकि वो मेरे जनरल पैसे हैं। इनकम बन गई, इनकम से सरप्लस बनेगा, सरप्लस से जनरल फंड में चला जाएगा, वो खुद चला जाएगा, आपको सोचना नहीं है कुछ और। मैं ये कह रहा हूं, जो अनरिस्ट्रिक्टेड पैसे हैं वो इनकम बनेंगे, इनकम से सरप्लस बनेगा, सरप्लस कहां जाएगा? फंड में, वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा फंड में। पर कहां से होते हुए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर से। ये बड़ी अहम बात है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से होता हुआ जाएगा। पहले इनकम दिखाओगे, वो सरप्लस बनेगा, और सरप्लस किस में जमा हो जाएगा? फंड में। अच्छा, तो मुझे इससे भी एक बात बताओ, इसमें फिर क्यों नहीं जमा हो रहा है? यहां पे तो सिर्फ जीरो आ रहा है। नहीं, आप ये कह रहे हैं पर उतना ही खर्चा भी तो किया था ना, इसलिए इम्पैक्ट क्या हो गया है? जीरो। क्योंकि आप जितना खर्चा कर रहे हो उतना ही यहाँ से उठा के फेंक रहे हो, तो प्लस माइनस क्या हो गया? जीरो। और आपका मकसद भी जीरो ही होना चाहिए, क्योंकि ये आपके अखराजात है ही नहीं। आपके अखराजात होते तो लॉस बुक होता। यहाँ पे आपको जिस मकसद के लिए पैसे दिए गए हैं उसका एक्सपेंस बुक हो रहा है, उतने की इनकम बुक हो रही है, तो इम्पैक्ट क्या हो रहा है? और मतलब बाय डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कह ही ये रहे हैं कि जो पैसे तुम अपनी जेब से लगा नहीं रहे तो उसका एक्सपेंस क्यों बुक कर रहे हो? तो उसी एक्सपेंस को नलिफाई करने के लिए हमने लायबिलिटी को रिवर्स किया और इनकम बुक की, ताकि इम्पैक्ट क्या हो जाए। कोई आपसे पूछे मेडिसिन पे खर्चा किया, अपनी जेब से किया है, आप बोलोगे नहीं। किसने पैसे दिए थे? उसने, XYZ बंदे ने। जब XYZ बंदे ने मुझे पैसे दिए तो मैंने क्या किया, उसको लायबिलिटी रखी हुई थी। अब जितना हिस्सा मैंने प्रॉमिस फुलफिल कर लिया, उसको रिवर्स करके इनकम बुक की, तो मेरे इम्पैक्ट क्या हो गया? जीरो। यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिख तो रहा है कि एक्सपेंस आ रहा है, इनकम आ रही है, पर सेम अमाउंट से आ रही है, और मेरे इम्पैक्ट अभी मेरी P&L पे कुछ होना नहीं चाहिए, और हो भी नहीं रहा। तभी तो ये डेफर्ड रखा हुआ है। अज्यूम करो अगले साल फिर 20,000 खर्च किया और उतनी इनकम बुक कर लोगे, तो इम्पैक्ट क्या हो जाएगा? जीरो। यही चलता रहेगा। तभी तो वो कह रहा है डेफर करो टिल द टाइम, जब तक आप वो कंडीशन पूरी ना कर लो। एग्रीड है? पक्की बात है? ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ, यहाँ तक क्लैरिटी है? रिस्ट्रिक्टेड में डेफर्ड ही करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है जी। कैसे? जैसे 2 साल के, तो आप जैसा बोलना चाहें वैसे अकाउंटिंग कर लें। आपने बोला 2 साल के बाद मेडिसिन के लिए खर्च करना, तो 2 साल गुजरेंगे, एक बात, फिर मेडिसिन के लिए एक्सपेंड करोगे, दूसरी बात, तब भी डेफर में रखना। क्लियर है ना? पर मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ कि ऐसा कौन ही शख्स होगा जो बोलेगा 2 साल बाद मेडिसिन पे करना, चलो कर भी ले तो हाँ कोई मसला नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? हमने कहा 2 साल तक हमने डेफर्ड में रखा, 2 साल तक तो कुछ हो ही नहीं सकता था। अब उसने सेकेंडरी कंडीशन भी लगा दी कि मेडिसिन पे, अब फिर वेट करो जब तक मेडिसिन का खर्चा हो। जैसे ही मेडिसिन का खर्चा होगा एक्सपेंस हो जाएगा, और डेफर्ड से रिवर्स करके उतनी इनकम बुक कर लेना, और वो कहानी ये वाली शुरू हो जाएगी जो यहाँ चल रही है। मतलब इट्स इजी, मतलब से सोच लो कि कैसे करना है इसको। सिंपल उसूल क्या है? जब तक डेफर्ड में रखूंगा जब तक कंडीशन पूरी ना हो जाए। एग्रीड? सिंपल उसूल ये बना लेते हैं जी।
भाई अनरिस्ट्रिक्टेड का जो पैसा, पहले इनको भी सुनाना है ना भाई। देखो अनरिस्ट्रिक्टेड का जो पैसा आता है वो मैं कैश डेबिट करके सीधी इनकम बुक करके अपने सरप्लस में कन्वर्ट करता हूँ और फंड में जमा कर लेता हूँ। करने भी चाहिए। आज तुम रास्ते पे जा रहे हो, तुम्हें नीचे से 500 की पत्ती मिले, तुम यूँ पाँव से उठा के जेब में रख के शार्ट हो जाओगे। अनरिस्ट्रिक्टेड। तुमने 3 बार पूछा किसी के हैं, किसी के हैं, किसी के हैं, नहीं है, रख के निकल गया। सही है। क्या आपके सरप्लस में जमा हो गए? अब आपका दिल हुआ कल उससे आइसक्रीम खा लेता हूँ, खा लो। सिगरेट पी लेता हूँ, पी लो। शीशा पी लेता हूँ, पी लो। अनरिस्ट्रिक्टेड, अनरिस्ट्रिक्टेड। सही है। तुझे कोई पैसे देता होगा, उस पर लिख के देता होगा तेरे को यहाँ खर्च करना है। चलें, अच्छा अब सवाल, अब आगे सवाल। नहीं 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 नहीं, रिस्ट्रिक्टेड का अनरिस्ट्रिक्टेड भी खत्म होंगे। नहीं नहीं नहीं, देखें आप ना बहुत गलत सोच रहे हैं। आप सिंपल ये क्यों नहीं कहते जो पैसे आएंगे वो ख़त्म तो होने हैं, चाहे आपकी मर्जी से या किसी और की मर्जी से। किसी और की मर्जी से होंगे तो आपकी लायबिलिटी है। कब तक? जब तक वो काम ना कर लो। अच्छा, अगर आपको पैसे मिले उस पर कोई पाबंदी नहीं है तो ये क्या है? अनरिस्ट्रिक्टेड। अब आप इनकम बना लो, उसमें जो भी करते हो, कोई पाबंदी नहीं है। दोनों में बस इतना सा फ़र्क है, यही है। इसके आगे कुछ है ही नहीं। 10,000 एग्जाम्पल बना दो उस पर। जी नहीं, बात एक मिनट, यहाँ पे रुक जा, यहाँ पे रुक जा। ये कह रहा है पैसे दे और कहे है तो अनरिस्ट्रिक्टेड। नहीं तो फिर गलत कह रहे हो ना। फॉर द पर्पस ऑफ मेडिसिन पे रिस्ट्रिक्टेड हो गया ना। नहीं नहीं, आपका सवाल क्या है? आपका सवाल भाई 1 लाख दिया गया है। हाँ तो सही है, बिल्कुल सही है। इनकम अनरिस्ट्रिक्टेड, सीधी इनकम बना दे। जब तुम खुद कह रहे हो, तुम्हारे अल्फाज खुद बता रहे हैं कि एक चीज़ अनरिस्ट्रिक्टेड है तो कहाँ जाएगी? क्यों नहीं, क्यों मुश्किल है भाई? जो इनकम आएगी उस पर रेट दिया हुआ होगा। और जो तुम कह रहे हो ना, मेरी बात सुनो। पहले एग्जाम्पल बनाने से पहले हम ज़रा सोचते हैं। और सोच ये है कि तुम कह रहे हो कि मैंने मेडिसिन पे लगाने हैं और मेरे को इनकम भी मिलेगी, तो पैसे कौन जमा करेगा? इनकम कहाँ से लाऊंगा जब मेडिसिन पे लगाएगा? तो पहली बात, अब 1 लाख रुपए तेरे पास आया तो तू लगाएगा तो पे जमा क्या करेगा? मतलब एग्जाम्पल तो सोच के बना। अरे मेरी जान सुन तो ले। 50,000 मेडिसिन में लगा दिए, अब तुम कह रहे हो 50,000 जो एडिशनल पड़े हुए थे उससे इनकम आएगी। वो कह रहा है इनकम पे पाबंदी डाल दो जनरल फंड में, इनकम में। मतलब जो कह रहे हो वही अकाउंटिंग होगी ना, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। मतलब इतना सिंपल है। ये खुद कह रहा है कि भाई 1 लाख रुपए आए, 50 खर्च किए, 50 बैंक में पड़े हुए, बैंक से इनकम आ गई 5,000 रुपये की। वो कह रहा है उस पर पाबंदी नहीं है, तो क्या करूँ उस पर? डायरेक्ट इनकम बुक कर लो। इसमें यार अगर पाबंदी दे दे तो फिर उसको भी डेफर्ड में डाल दियो भाई। मतलब तू जैसे भी घूम के आएगा तो यही ना। देखो सिंपल रखो ना। अब आप ऐसे 5,000 एग्जाम्पल बना दो, वो ये कह दे, वो ये कह दे, मैं ये कह रहा हूँ, आएगा यही। या तो रिस्ट्रिक्टेड, सिंपल रख ले भाई। अगर अनरिस्ट्रिक्टेड है इनकम, रिस्ट्रिक्टेड है डेफर्ड, एंड टिल द टाइम जब तक वो पूरा ना हो जाए। इतना असूल है, बस दैट्स इट। अबे बेसिक चर्चियों तुमसे हो नहीं रहा। तुम लोग बोल रहे हो कि सर मैं ना वो बैंक की इनकम आएगी तो इनकम को भी वहाँ देखूंगा। अबे हौले हो जाओ भाई, बेसिक चल रहा है अभी इधर। 1 मिनट चले। अच्छा ये पहले बताओ, क्या फ्यूचर एक्सपेंसेस की बात समझ आती है? बड़ी बेसिक बात की, अभी हमने इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं किया। अभी गेम तो मेन शुरू होगी अभी आगे। फिर आपने कहा, ये आपने सर आपने बात समझा दी कि अगर आप अगर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, अगर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई और टाइम बेस्ड रिस्ट्रिक्शन है, तो आप मुझे बताओ आप कब तक उसको इनकम नहीं बना सकते जब तक वो टाइम पूरा। और फिर जैसे इन लोगों ने कहा मुझे, आप लोगों ने मुझे कहा कि सर अगर टाइम के साथ साथ बोले मेडिसिन भी है तो फिर टाइम खत्म होने के बाद भी वेट करना है कि वो मेडिसिन वाली कंडीशन पूरी हो जाए, क्योंकि कंडीशन सब कितनी लगी हुई हैं? 2। और जब तक दोनों पूरी नहीं होती तब तक आप इनकम उसको बना नहीं सकते। तो आई होप आपको एक्सपेंसेस वाला पार्ट क्लियर है। चलें, हमने कहा कि सर अब हम इसको ज़रा यहाँ पे लॉक करें एक्सपेंसेस वाले पार्ट को। अब नीचे चलते हैं अलग किस्म के कंट्रीब्यूशन पे।
वो आके अब आपको ये कहेगा कि मैं आपको कंट्रीब्यूशन तो दे रहा हूँ, पर आपने इससे एसेट परचेज करना है। क्या परचेज करना है? एसेट परचेज करना है। तो प्लीज़ यहाँ पे देखिएगा, ये ज़रा इसी के साथ साथ हम कवर करेंगे। ओके, तो आपको पैसे रिसीव हुए कोई 5 लाख रुपए, और उसने कहा कि आपने एक प्लांट परचेज करना है। तो मैंने कहा सही है, प्लांट परचेज कर लेते हैं। अच्छा, तो मैंने कहा कि भाई मैंने अभी डेफर्ड कंट्रीब्यूशन कर दिया क्रेडिट। जल्दी से बताओ क्यों डेफर्ड? क्योंकि अब तक प्लांट बाय नहीं किया, तो अब तक मेरी ऑब्लिगेशन है। एग्रीड? चलें अब इसके आगे हमने ये कहा कि भाई चलो ये तो बात हो गई पहले दिन की जब पैसे मिले। अब हुआ ये कि मैंने इस कैश को यूज किया 5 लाख रुपए, और मैंने प्लांट को किया डेबिट 5 लाख रुपए, और फिर मैंने अपनी जेब से 2 लाख रुपए और लगा दिए। अच्छा, तो उसने 5 दिए थे तो 2 कैसे लगाए अपनी जेब से? तो नहीं, अभी ये बताओ कि प्लांट कितने का हो गया? 7 लाख रुपए का। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूं कि हुआ ये कि मैंने ये जो प्लांट कंप्लीटली एक्वायर किया है वो जुलाई 1, 2007 को, सही है, ये दोनों को मिला के। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, आपके पास से कैश आया 5, गया 7, 2 आपके पास अपना भी तो होगा ना। तो इसका मतलब ये है ये प्लांट सेल्फ फाइनेंस 2 लाख है, सेल्फ फाइनेंस मतलब मेरा अपना, और कंट्रीब्यूशन से कितना फाइनेंस है? 5 लाख। अच्छा, मैंने ASNPO से पूछा जब मैं रीड कर रहा था ये, तो ASNPO कह रहा है कि भाईजान अभी भी आप इनकम नहीं बनाएंगे। रीज़न, उसने कहा कि अब होगा ये डेप्रिशिएट, अब होगा ये इसका एक्सपेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सालाना जाएगा। तो जैसे जैसे वो डेप्रिसिएशन बुक होगा वैसे वैसे तुम इनकम बुक करना, ताकि लगे कि उस हद तक तुम्हारा खर्चा ही नहीं है, ताकि लगे उस हद तक तुम्हारा खर्चा ही। देखो अभी तो अल्लाह की कसम ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अभी तो अल्लाह की कसम ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एसेट है। ये एक्सपेंस में तब कन्वर्ट होगा जब ये यूज होगा। वी नो के नॉन कैश है, वी नो के, पर अगर डेप्रिसिएशन दिख रहा होगा मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो ऐसा लगेगा एनपीओ के मेंबर्स को कि इतना ज़्यादा डेप्रिसिएशन आ रहा है और हमने अपने रिसोर्सेज से खरीदा है, जबकि पूरा डेप्रिसिएशन हमारे रिसोर्सेज का नहीं है, कुछ फाइनेंस था कंट्रीब्यूशन से। अभी करके देखते हैं। मुझे बताओ, मैंने अज्यूम किया कि इसकी लाइफ जो है वो 10 साल है। अच्छा, तो आप मुझे एक बात बताते हैं, 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना आता है? 7 लाख डिवाइडेड बाय 10 इंटू 6 ओवर 35,000। अच्छा, इसकी आपने एंट्री बनाई होगी कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हुआ डेबिट और पीपी या प्लांट क्रेडिट कर लेते हैं जो हमने ऊपर नाम लिखा हुआ है 35,000 रुपये से। अच्छा, बट मुझे याद आएगा कि इसमें से ये जो 5 लाख रुपए ये जो कॉस्ट में जमा हुए थे ये इस कंपनी की, इस एनपीओ की कॉस्ट नहीं है, तो इतने का ही एक पोर्शन इनकम के तौर पे बुक करो। तो हमने कहा कि मैं अभी डेफर्ड कंट्रीब्यूशन डेबिट करूंगा और कंट्रीब्यूशन इनकम क्रेडिट कर दूंगा। अच्छा, ये देखिएगा 5 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 10 इंटू 6 ओवर कितना आ रहा है? 35 नहीं आ सकता, 25,000। सर यार ये बताएं ये कम क्यों आ रहा है? पूरा एक्सपेंस सेट ऑफ नहीं हो रहा। यस, कुछ हमने अपने रिसोर्सेज से किया था, तो जो अपने रिसोर्सेज से किया था उसका एक्सपेंस रह जाएगा ये, क्योंकि वो अपने पैसे लगाए थे। तो भाई जितने नहीं लगाए थे वो एक्सपेंस के तौर पे दिख रहे हैं,
नहीं चाहिए। तो अब अगर मैं, आप लोग मुझे बनवाएं यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप सबसे पहले बात करें इनकम की, तो आपने यहाँ पे डेफर्ड कंट्रीब्यूशन 25,000 बुक की, और एक्सपेंस के अंदर नहीं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक होगा कितने का? नहीं, पूरा। देखो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मतलब पूरा 100%। अब मुझे बताओ, आपके पास आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो रहना भी तो यही चाहिए था ना। तो अब ये वाकई में दिख रहा है कि इस एनपीओ का जो असल डेप्रिसिएशन है अपने रिसोर्सेज से वो 10 का बच गया, और वो सरप्लस को हिट कर रहा है एज अ नेगेटिव, क्योंकि जो मैंने किसी और के पैसे से खरीदा था वो तो मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर को हिट करना, तो वो यही तो कह रहा है वेट करो भाई जब तक एसेट डेप्रिशिएट ना हो जाए। तो जैसे जैसे एसेट डेप्रिशिएट होगा वैसे वैसे डेफर्ड रिवर्स होगा, ताकि आपको वो अपने तौर के ऊपर एक्सपेंस ना दिखे। क्योंकि आप खुद बताओ ना, 7 लाख की चीज़ में 5 लाख तो किसी और ने दी है, तो 5 लाख तक का जो डेप्रिसिएशन है, 5 लाख पे जो डेप्रिसिएशन आएगा वो हमारा एक्सपेंस होना ही नहीं चाहिए। और जो 2 पे है वो, अच्छा वैसे ही सिर्फ एक काम करो, 2 लाख रुपए को डिवाइड बाय 10 × 6/12 करो, 10,000 ही आता है। तो वही 10,000 तो इंक्रीमेंटली बुक हो रहा है, जो होना भी चाहिए। तो ऐसा नहीं कर सकते हम जैसे इन्होंने कहा कि सर हम अगर पार्शली कर लें, नहीं, एक्सपेंस तो पूरा हुआ है पर उस एक्सपेंस की बचत कर रहा है जो डेफर्ड है। तभी इस मेथड का नाम क्या है, वापस से पूछता हूँ, यू आर डेफरिंग द थिंग टिल द टाइम वो एक्सपेंस हो जाए। एग्रीड है? इसको प्लीज कॉपी करें अच्छे से, और ये भी कॉपी करना ऊपर जो लिखा हुआ है। अच्छा, उफेरा ने एक सवाल पूछा, सर ग्रांट और कंट्रीब्यूशन में क्या फ़र्क है? ग्रांट आती है गवर्नमेंट की तरफ से, कंट्रीब्यूशन आती है आवाम की तरफ से। एग्रीड? तो गवर्नमेंट ग्रांट एक अलग चीज़ है, वो गवर्नमेंट की तरफ से आती है, गवर्नमेंट बॉडीज़ की तरफ से आती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से आती है। ये क्या है? इंडिविजुअल्स की तरफ से पैसे। तो इसकी अकाउंटिंग ASNPO गवर्न करता है। और जो गवर्नमेंट ग्रांट है, जो गवर्नमेंट की तरफ से पैसे आते हैं, उस पर अप्लाई होता है IS 20। देती होगी तो उसके लिए IS 20 लगता है। क्योंकि ASNPO के लिए मुसीबत ये थी कि यहाँ पे तो लोग देते थे पैसे, तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग बोलते थे भाई हम क्या काउंटिंग करें, फिर हमें भी तो बताओ ना, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से पैसे आते हैं तो गवर्नमेंट ग्रांट कहलाती है। लोग जो पैसे दे रहे हैं वो तो नॉर्मल ग्रांट है, तो उसके ऊपर क्या अकाउंटिंग करो। इसलिए कौन से स्टैंडर्ड बनाए गए? ASNPO। तो वो हम अभी सीख रहे हैं। नहीं, नाम इंटरचेंजेबल है। डेफल मेथड ऑफ अकाउंटिंग का मतलब है उधार नहीं, गलत। आप सिर्फ उसको डेफर कर रहे हैं जब तक वो चीज़ हो जाए, उधार नहीं है। ऑब्लिगेशन नहीं, ऑब्लिगेशन नहीं, आपने डेफर्ड सिर्फ इसलिए रखा हुआ है मैचिंग प्रिंसिपल को कंप्लाई करने के लिए, कि जैसे जैसे एक्सपेंस होगा वैसे वैसे इनकम। अदरवाइज एक्सपेंस एक जगह होगा, इनकम, तो वो गलत है। क्योंकि उस पर कंडीशन नहीं है ना। उसने बोला मैं उसूल तो सबके लिए बनाऊंगा ना। अब ASNPO के स्टैंडर्ड लिखे जा रहे थे, एक बंदे ने बोला अगर पाबंदी नहीं हो, तो किसी ने बोला इनकम, तो उसने बोला सीधी इनकम। तो फिर हमने बोला डेफल मेथड नाम क्यों रखा? भाई उसके लिए रखा जिस पे रिस्ट्रिक्शन है, जिस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है वो तो वैसे ही क्या थी, इनकम। तो ASNPO उसकी बात भी तो करेगा ना, ये वजह है। बोल दी अच्छा अच्छा सर, कंट्रीब्यूशन के पैसों की वजह से, इधर सुनिएगा, बताइएगा यस और नो में। कंट्रीब्यूशन के पैसों की वजह से जो डेप्रिसिएशन आई वो 25,000 हम एक्सपेंस नहीं दिखाएंगे। नहीं, एक्सपेंस तो दिखा रहे हैं पर इनकम उसको सेट ऑफ करेगी। यस, तो नेट बेसिस पे नहीं दिखेगी पर ग्रॉस पे दिखेगी। ये है राबेल, बात क्लियर है? 10,000 का बच जाएगा जो हमारे रिसोर्सेस वाला था, वो अभी दिख भी रहा है। अच्छा सर, ये अबव नोट में जो कंट्रीब्यूशन मिलेगी वो इनिशियली रिकॉर्ड तो एज अ डेफर्ड ही होगी ना, आफ्टर 2 इयर्स इनकम होगी। बिल्कुल, ये जो लिखा हुआ है इसके अंदर इनिशियली किस पे रिकॉर्ड होगी? डेफर्ड। और कब तक वेट करेंगे? 2 साल। या 2 साल मतलब ऐसे नहीं कि पेपर में भी 2 साल चिपका के आ जाओ।
जितना उसने उसने 6 महीने कहा है तो मतलब 6 महीने। पता चला सर ने बोला 2 साल तो वेट कर रहे हो आगे तक जाने का। सही है, फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है। स्क्रॉल करें। वैसे एनपीओ लगता मुश्किल है, पर देखो तुम्हें इंटरेस्टिंग लग रहा है थोड़ा सा कि यार गेम है इसमें। नहीं नहीं, खुद भी करेंगे इंशाल्लाह सही होगा। अभी आप देखें ना, अभी हाथ सेट हुआ है ना। अल्लाह करे तुमसे कैश लो और ये टैली हो जाए, 40 नंबर बाहर हो जाए, फिर तो फिर 10 नंबर तो फिर कहीं से भी खींच लोगे। ईपीएस तो अभी तुम देखो, डेरिवेटिव्स ईपीएस पे लगाएंगे डेरिवेटिव, एक फॉर्मूला लाइन वाला, टकाटक आंसर। अभी देखें, उसका वेट करें। असल में मैंने किया ही है कि उसमें कुछ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन यूज़ होती है ना, तो मुझे मैथ्स थोड़ी सी अच्छी लगती है, तो मैंने क्या किया, डेरिवेटिव बना दी है। हाँ, बस मैं एक फार्मूला बना दिया मैंने उसका अपने तरीके से। वो जो पूरे एक पेज की वर्किंग होती है ना एग्जामिनर की, तुम्हारे 1-2 लाइनों में आंसर आ जाएंगे, पूरे नंबर मिलेंगे। एग्जामिनर अब दोनों तरीकों से सोल्यूशन बनाता है भाई की वजह से। क्या? नहीं नहीं, दे सकते हो यार सब। एनपीओ कम से कम कितने मार्क्स का आता है? अभी तक कम से कम 10 का आया है। हाँ, गवर्नमेंट ग्रांट की तकरीबन रिवीजन है, पर उसमें रीपेमेंट भी है ना। क्या, मैंने तो अलग से कराना है। हाँ जी, डन। जी जवेरिया, सारे स्टैंडर्ड। हाँ बिल्कुल, ये पे डेफर्ड ही रहेगा, समझ। ये बच्चों ने पूछा था अभी। जानी हो गया कॉपी यहाँ तक? अच्छा चलें, ये भी बात डन हो गई। अब हम कंट्रीब्यूशन फॉर एसेट तो था, बट अभी जो आपने देखा कंट्रीब्यूशन फॉर एसेट वो था डेप्रिशिएबल एसेट। एग्रीड? अच्छा मुझे एक बात बताओ, वैसे ही अगर तुम इसकी बैलेंस शीट बना दें, अभी बना लेते हैं। आप इसमें नॉन करेंट एसेट बनाएं पहले। पीपी कितने पे आएगा खुद बताओ जल्दी से। अच्छा, नॉन करेंट एसेट में आपका प्लांट आ जाएगा, या आप पीपी कह लें, 7 लाख माइनस सही है। अच्छा, फिर आपके पास ऑल टुगेदर यहाँ पे आ जाएगा डेफर्ड कंट्रीब्यूशन कितने का? 5 लाख में से 25 निकाल देंगे तो 475 ये आएगा ऐसे।
बाकी अगर मैं पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाता तो फिर एक्यूमुलेटेड में भी डाल देते, पर मैं अभी सिर्फ उसके एक्सट्रैक्ट बना रहा हूँ कि पीपी इतना होगा और डेफर्ड में ये डेफर्ड कैसे ख़त्म होगा, जैसे ऐसे आएगी। यस तो ऊपर अच्छा वैसे एक वैसे ही फजूल सवाल पूछ रहा हूँ, तुम बताना फजूल जवाब देके कि डेफर्ड कंट्रीब्यूशन और पीपी की वैल्यू सेम क्यों नहीं है? हाँ हमारा अपना पैसा भी है, तो अपना पैसा नहीं होता तो सेम होती, एग्जैक्ट मैच होती। यस तो इम्पैक्ट क्या हो जाता? ज़ीरो। तो अभी हमें खुद ये मैपिंग रखनी है, या गलती नहीं हो, पता होना चाहिए कि ऊपर पैसे ज़्यादा लगे हुए हैं, नीचे पैसे कम आए थे हमारे पास। एग्रीड? चलें, ये तो हो गया हिसाब किताब कंट्रीब्यूशन फॉर परचेज ऑफ एसेट्स का। अब हम इसी थीम को कैरी फॉरवर्ड करते हैं और पहले यहाँ पे लिख देते हैं कि ये था डेप्रिशिएबल एसेट। अभी जो हमने बात की किसकी की थी? डेप्रिशिएबल एसेट की। अच्छा अब हम बात कर लेते हैं नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। अच्छा ये सबसे ज़्यादा आसान है। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के केस में जब उसने आपको पैसे दिए तो उसने कहा कैश डेबिट और हमने कहा डेफर्ड कंट्रीब्यूशन क्रेडिट, अज्यूमिंग 5 लाख रुपए से। अच्छा मैंने डेफर इसलिए किया क्योंकि मैंने कहा जब तक मैं एसेट खरीद नहीं लेता, और पहले तो खरीदने के बाद भी डेफर्ड में रखा जब तक वो डेप्रिशिएट नहीं होता, दो अलग अलग बातें हैं। अच्छा मैंने कहा लेट से मैंने वही कैश क्रेडिट करके लैंड की डेबिट, और वो की हमने कोई 7 लाख रुपए से, नॉन डेप्रिशिएबल। अच्छा अब डेफर्ड पड़ा हुआ है, क्या कंडीशन कंप्लाई हो गई? अगेन फजूल सवाल, 5 दिए तो 7 कहाँ से आए? 2 अपने लगा लिए। एग्रीड? अच्छा अब आगे सुने, अब ये डेफर्ड ना जिंदगी भर डेफर्ड में रह जाएगा क्योंकि ये डेप्रिशिएट नहीं होता, तो इसीलिए ASNPO ने कहा आप इसको डायरेक्टली इक्विटी में ले जाएंगे, इनकम में नहीं, इक्विटी में। क्योंकि इनकम दिखाओगे तो बोलोगे ये इनकम हो गई, इससे तो एसेट खरीदा है ना, इसको कहीं खर्च कर सकते हो। देखो दोनों में फ़र्क है, जो आपको पैसे दिए थे ना वो कहीं भी खर्च हो सकते थे, इसलिए इनकम बना दी। ये मैं आपको बेसिस बताता हूँ जिस बुनियाद पे, क्योंकि मैं खुद IFRS डेस्क का पार्ट हूँ तो मुझे पता है ना EY में कि क्या उसके पीछे लॉजिक है बनाने की। वो कहता ही है कि अगर आपको एक पैसे मिले नॉन डेप्रिशिएबल चीज़ खरीदने के लिए, तो उसको आप एसेट तो खरीद लिया, अब उससे अखराजात तो नहीं कर सकते ना जो कि PNL में कभी जाएंगे, तो आप इसको इनकम के तौर पे नहीं दिखाओ, डायरेक्टली इक्विटी में ले जाओ, डायरेक्टली। अच्छा वहाँ पे लिखा हुआ ये है, मैं आपको दिखाता हूँ, इंक्रीज इन नेट एसेट्स लिखा हुआ है वहाँ पे। अच्छा इंक्रीज इन नेट एसेट्स का मतलब है डायरेक्टली इक्विटी, इक्विटी में ले। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं डेफर्ड कंट्रीब्यूशन को करूँगा डेबिट, और हमारे पास एक स्पेसिफिक कर दूंगा क्रेडिट, कितने से? सीधा सीधा फंड बन गया एक अलग से इक्विटी में। क्या ये इनकम में कन्वर्ट हुआ? क्योंकि कभी भी इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ PNL में नहीं जाएगी। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है, जब भी आपको कंट्रीब्यूशन मिले और बोला जाए कि भाई एसेट खरीदना, आप उससे सवाल पूछो एसेट भी कौन सा, डेप्रिशिएबल और नॉन डेप्रिशिएबल। अगर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है तो इसका मतलब है वो कभी भी PNL में नहीं जाएगा। तो अब जब खरीद लोगे तो कंडीशन पूरी हो गई, आपका राइट आ गया। जब राइट आ गया तो लायबिलिटी होनी नहीं चाहिए, और लायबिलिटी होनी नहीं चाहिए तो लायबिलिटी को खत्म करके डायरेक्टली इक्विटी बना दो, एक सेपरेट फंड, जिसको हम कहते हैं डेफर्ड कंट्रीब्यूशन को रिवर्स करके स्पेसिफिक लैंड फंड क्रिएट कर दिया। इंक्रीज इन नेट एसेट उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इंक्रीज इन। तो हमने भी वही किया कि अपने नेट एसेट को डायरेक्टली इंक्रीज कर दिया, इनकम बुक किए बगैर, क्योंकि ये इनकम से रिलेट नहीं करता, क्योंकि PNL में कभी भी नहीं जाएगा। पहले बताओ बात समझ आती है? ये ईजीएस्ट था सब में।
चलें इसको कॉपी करें, इसके भी आप बोलेंगे सर बैलेंस शीट बना दें। वेरी गुड। तो यहाँ पे आप लैंड करेंगे डेबिट कितने से और डेफर्ड कितना दिखाऊं? नहीं, फिर गलती। अबे डेफर्ड आएगा ही नहीं। हाँ, अक्यूमुलेटेड फंड में भी कितने का? सही है, यानी स्पेसिफिक फंड आपने क्रिएट कर दिया सीधा इक्विटी में। तो सर ये तो 2 लाख रुपए का फर्क है, अपने रिसोर्सेज से था वो। एग्रीड। तो ये एक प्रेजेंटेशन का तरीका है कि इक्विटी में जा रहा है सीधा वो, इंक्रीज इन नेट एसेट्स। क्लियर है? अब इसको कॉपी करें। कल हम इंशाल्लाह इसका, जब तुमने जितनी स्पीड पकड़ी है और जिस तरीके से, देखो सबसे अच्छी बात ये कि तुम वो जो क्विज़ देता हो ना वो करके आते हो, उससे थोड़ा दिमाग सही होता है। कल हम इंशाल्लाह इस पोजीशन पे होंगे कि हम पास पेपर को पहुंच जाएं, और तुम टैली करोगे, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मतलब इंशाल्लाह होगा तुमसे अब, क्योंकि तुम लोगों ने गेम समझ ली है अकाउंटिंग की, वो हो जाएगा तुमसे, देखना। अभी आ रहा हूँ, उस पर ही आ रहा हूँ। वो तो 2 बातें हुई ना अभी, एक तो रिस्ट्रिक्टेड हुई है, एक अनरिस्ट्रिक्टेड हुई है। अब एक आखिरी फंड लिखा हुआ है जिसमें इंडोमेंट फंड। सही सही है लिया, अभी अपलोड हो जाएगा। ये हो गया जानी कॉपी। अच्छा, सो फार अभी हमने AS&PO के अकाउंटिंग सीखी है कि डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। क्लियर है? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो नॉन डेप्रिशिएबल है ना, कभी भी ये P&L में जाएगा ही नहीं। आई थिंक जुलाई एंड तक या मिड ऑफ जुलाई तक। हाँ, वो ही पूछ रही हैं कि कब तक। इसके बाद एक बिग फिश है ना, वो PP है, वो करेंगे इंशाल्लाह डिस्क्लोजर्स के साथ, तो वो हो जाएगा। NPO PP कैश फ्लो 3 बढ़ेंगे। इससे पहले या तो मैं वो कराने से पहले ना PP EPS करा दूंगा ताकि वो साइड में हो जाए, उसके 10-12 नंबर फ्री के साइड में आ जाते हैं। IS8 वो अकाउंटिंग एरर वाला है, पर वो तब हो सकता है जब आपको सारे स्टैंडर्ड्स की नॉलेज हो, पहले करना फजूल है। PP की बात कर सकते हैं, तो PP के बाद हम किस पे चले जाएंगे? IS8 पे, वो भी हो जाएगा। तो अब मेरे ख्याल से हमने जो बड़ी बलाएँ हैं ना वो कंट्रोल कर ली हैं, और ये भी तुम लोगों ने ज़रा, अभी तारीफ़ कर रहा हूँ तो इसका मतलब नहीं फैल जाना कि अच्छा, वो कह रही है आज एक ही पेज पर आए, एक ही पेज पे कॉन्सेप्ट कितने थे? ये है ना, क्योंकि AS&PO तो हाँ नहीं, अच्छा शुरू में जब ये चल रहा था ना गेम ये वाला, तो इसमें मैं आपको अकाउंटिंग सिखा रहा था, तो अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे लाया हूँ ना, तो पहले मैंने उसी चीज़ को थोड़ा तरीका अलग कर दिया कि आपको लिखा हुआ होगा तो क्या होगा। अच्छा, अभी भी मैंने आपको ये नहीं बताया कि इसमें सवाल कैसे आएगा, अभी हमने सिर्फ अकाउंटिंग सीखी है, अभी उसकी एप्लीकेशन सीखेंगे कि अप्लाई करोगे तो कैसे करोगे और क्या किस नौइयत का सवाल होगा, अभी आते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से अगर मैं एक एक करके टिक लगाऊं, आपने इसकी बात कर ली, आपने इसकी बात कर ली, अब हम आते हैं इंडोमेंट फंड पे। ये बहुत इजी है, बहुत इजी है।
अच्छा, एंडोमेंट फंड का पहले मतलब समझते हैं। अच्छा, एंडोमेंट फंड में होता यह है कि जो कंट्रीब्यूटर होता है, जो आपको पैसे देता है, वो कहता है कि प्रिंसिपल अमाउंट टू बी रिटेन्ड परमानेंटली, मतलब बड़ी हैवी इंग्लिश बोल दी मैंने, बट फिर भी जो वो पैसे दे रहा है ना, वो बोल रहा है ये नहीं खर्च होने चाहिए। तो आप बोलेंगे फिर खर्च क्या होंगे, मतलब बिला वजह पैसे दे रहा है। सुनना, वो कह रहा है इसको करना इन्वेस्ट, इसको करना, इससे आएगा इंटरेस्ट, उसको खर्च करना। नहीं सुनो तो, वो ये इसलिए कह रहा है, वो इसलिए कह रहा है कि इसके लिए नहीं, वो इसके लिए कह रहा है क्योंकि जो वो पैसे दे रहा है ना, वो आखिर तक लोगों की हेल्प करे। यानी देखो, वो कह रहा है प्रिंसिपल अमाउंट ना रिटेन रहनी चाहिए। बोला जो आज मैं पैसे दे रहा हूँ ना, उसको संभाल के रखना, उसको कहीं इन्वेस्ट करना ऐसी जगह पे जहाँ पे रिस्क फ्री रिटर्न हो। कौन सा रिटर्न? उससे जो कमाओगे ना उसमें खर्चा करना। बस ये बात, काम ऐसा करना है कि पूरी ज़िंदगी उससे फ़ायदा हो और वो पैसा ख़त्म नहीं हो। अब तुमने शायद आई डोंट नो सुना नहीं सुना, आईकैप का भी एक एंडोमेंट फंड है। तो ये है, अगर आज मैं आईकैप में डोनेशन करता हूँ ना एंडोमेंट फंड में, मेरा प्रिंसिपल अमाउंट फिक्स हो जाता है। सही है, वो पैसे खर्च नहीं होते, उस पर जो इनकम आती है ना वो भी फंड को इंक्रीज करती है, बट खर्च उस हद तक हो सकता है जितना एंडोमेंट फंड से ऊपर है। यानी जो इनकम कमा रहे हो वो एक्सपेंस आउट हो सकती है, वो खर्च हो सकती है, प्रिंसिपल तक नहीं जा सकते। पहले बताओ एंडोमेंट फंड का मतलब समझ आता है? यानी कोई आपको दे पैसे और अच्छा, आप एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है, आपको 3 सिनेरियो दे, बोले बताओ इसमें कंट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्टेड है, अनरिस्ट्रिक्टेड है, एंडोमेंट वाली है। तो अगर सवाल में लिखा हुआ है और वो कह रहा है कि भाई आपने पैसे दिए और मेडिसिन के लिए दिए हैं, रिस्ट्रिक्टेड। अच्छा, पैसे दिए कुछ भी नहीं बोला, पैसे दिए बोला प्रिंसिपल टू बी रिटेन्ड, एंडोमेंट। बस इतनी सी बात है। फ्री के 3-4 नंबर होंगे ये एमसीक्यू, उसके टकाटक टिक करना, आंसर आ जाएगा। तो उसे समझने की बात है। क्लियर है जी? नहीं, तब भी देखो, नहीं, पहले रिस्ट्रिक्टेड देखो, एंडोमेंट फंड तो है रिस्ट्रिक्टेड, ये तो तुम भूल ही जाओ। एंडोमेंट फंड होता तो रिस्ट्रिक्टेड ही है कि भाई इस मकसद के लिए जाएंगे, पर आप उसको एंडोमेंट का नाम देना नहीं देना सिर्फ ये बताएगा कि प्रिंसिपल रिस्ट्रिक्टेड है या नहीं है, बस इतना सिंपल है। नहीं भाई, वो कौन होता है बोलने वाला यहाँ इन्वेस्ट करना है? आपको रिस्क फ्री में डालना है ना। वो आपको बोल रहा है ये पैसे हैं, प्रिंसिपल टू बी रिटेन्ड, इनकम को क्या करना, खर्च कर लेना, वो भी इस मकसद के लिए। तो बस कैटेगरी इसकी क्या बन गई, एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन। बस क्लियर है, सिंपल इतना सा। इसमें से खर्च होगा कैसे होगा भी करते हैं। अच्छा, अब हमें जो ये पैसे दिए, हमने उसकी एंट्री बनाई, कैश डेबिट, यस बिल्कुल, इसका भी अलग से फंड बनेगा। ये भी इनकम को कभी भी टच नहीं करेगा, इनकम में जाएगी नहीं ये बात। यस, सीधा सीधा अलग फंड है। यस, बिल्कुल सही, सीधा सीधा अलग फंड है। तो आपने कहा कि लेट से इसमें से आपको 5 लाख रुपए मिले, तो वो कह रहा है कि इसमें प्रिंसिपल टू बी रिटेन्ड है। ये अपने पास लिख लीजिएगा, एंडोमेंट फंड का मतलब क्या, प्रिंसिपल टू बी रिटेन्ड। ये बात लिख लीजिएगा अपने पास, यहाँ पे मैं भी लिख देता हूँ, प्रिंसिपल टू बी रिटेन्ड। ये आ गया हिसाब किताब। अच्छा, चलिए आपके पास आ गया कैश का एंडोमेंट फंड। अच्छा, अब आपने क्या किया, इससे बैंक में इन्वेस्ट कर दिया सिक्योर्ड रिटर्न के लिए। तो आपने किया क्या, कैश को किया क्रेडिट, बैंक को कर दिया डेबिट। अच्छा, 5 लाख रुपए से, सर ये तो पैसे खर्च हो गए, इन्वेस्ट हुए, एक एसेट कम हुआ, दूसरा एसेट। अच्छा, पर एक और बात बताऊं, अब तुम्हें 1 मिनट ज़रा ख्याल रखना पड़ेगा। मैं तुम्हें रिपोर्टिंग आके सिखाऊंगा, अभी सिर्फ मैपिंग कर रहा हूं। जब बैलेंस शीट होगी ना, बैलेंस शीट में बैंक आ रहा होगा, उस बैंक के अंदर ऐसा भी हो सकता है कुछ डेफर्ड के पैसे हों,
ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कल की क्लास, क्योंकि यहीं से कनेक्ट होगी। बैंक जो आपको दिया हुआ है वो हो सकता है कि उसमें डेफर वाले पैसे पड़े हुए हों, क्योंकि अब तक खर्च, एग्रीड, पक्की बात है। इस बैंक में हो सकता है कि कुछ इंडोमेंट के पैसे पड़े हों, पर वो लायबिलिटी में होगा, इक्विटी में छुपा हुआ होगा। वेरी गुड, पहले बताओ बात समझ आ रही है? यानी एक हाई लेवल बात कर रहा हूँ, अगर तुम लोग पिक कर पाओ तो तुम पिक करोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा। बताऊं? सुने, अब तुम, अब जाहिर बात है एक लेवल अप हो जाओ ना यार, कब तक बेसिक बेसिक बात करेंगे। सुनो, अब एक बात बड़ी अहम, अगर मैं बैलेंस शीट में कैश देखता हूँ ना किसी बैंक, किसी भी एनपीओ के, तो आपका दिमाग इस तरीके से फंक्शन करना चाहिए, इस कैश में मेरे कमाए हुए पैसे भी हो सकते हैं, दैट इज जनरल फंड, एग्रीड। इस कैश में डेफर्ड के पैसे भी हो सकते हैं, इस कैश में इंडोमेंट के भी पैसे हो सकते हैं। यानी एसेट तो है, कैश आ गया है, अब वो कैश क्या वाकई कमाया हुआ कैश है? हो सकता है उसमें डेफर्ड के भी हों और उसके अंदर इंडोमेंट के भी हों। तो कैश तो आ गया, पर उसका जो ताल्लुक है वो इंडोमेंट फंड से है, एग्रीड, क्योंकि कैश तो चला गया बैलेंस शीट में, पर वो जनरल फंड के पैसे इंडोमेंट के। तो मैं कहूंगा है तो एनपीओ का कैश, पर पर्टेन किससे करता है? इंडोमेंट से। तो आएगा तो एक ही बैलेंस शीट में। इस बात को समझ पा रहे हो? अच्छा, अब एक और एग्जांपल देता हूं, पहले बताओ ये क्लियर है ऑनलाइन वालों? कैश जो आ गया, मैं मानता हूं कैश है, एनपीओ का कैश है, पर दैट कैश कैन बी रिलेटेड टू डेफर्ड, कैन बी रिलेटेड टू माई इनकम एंड कैन बी रिलेटेड टू इंडोमेंट। बस ये बात याद रखिएगा। चलें आगे सुने, एक बड़ी और अहम एग्जांपल, आपको बैलेंस शीट में पीपी दिख रहा है, क्या उस पीपी के अंदर जो मैंने पीपी खरीदा, ऐसा हो सकता है कि कंट्रीब्यूशन के पैसे से खरीदा हो, तो उससे रिलेटेड भी कोई डेफर्ड हो सकता है? अच्छा, उसके पैसे नहीं पड़े होंगे, उस पैसे से पीपी खरीद लिया होगा, तो ऐसा भी हो सकता है उस पीपी से रिलेटेड कोई डेफर्ड मौजूद हो, उस पीपी से रिलेटेड। या बात समझ आ रही है? अभी करके दिखाया। अच्छा, ये पीपी के रिलेटेड डेफर्ड हो सकता है, यानी सर आप ये कह रहे हैं कैश के रिलेटेड भी डेफर्ड हो सकता है, पीपी के रिलेटेड भी डेफर्ड हो सकता है, ऐसा ही है? अच्छा, एक और चीज़, अगर मेरे पीपी में लैंड शामिल है तो क्या अलग से फंड हो सकता है उसका? हो सकता है। तो मैंने तुम्हें सोचने का तरीका दिया कि एक ही बैलेंस शीट है, उसके क्रेडिट्स मल्टीपल हो सकते हैं, आया डेफर्ड में, आया स्पेसिफिक फंड में, आया इंडोमेंट में। क्लियर है? तो बस ये एक बेसिक सोचने का तरीका। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये तो इंडोमेंट के पैसे हो गए, बैंक हो गया डेबिट, इसके ऊपर रिटर्न आया 10% का, वो कितना आया? 50,000। अच्छा, आपने क्या कहा? बैंक को किया डेबिट, पैसे आ गए सीधे सीधे, और क्या करूं? क्रेडिट, इनकम। अबे हाँ या नहीं? नहीं, आप करेंगे ये फंड बढ़ जाएगा। अगर भाईजान आप अगर इनकम में डाल दोगे ना तो ये खर्च हो जाएंगे पैसे, तो ये पैसे अगर ऊपर बैंक में डाल रहे हो तो इसकी इनकम अगर बनाओगे ना तुम, तो वो पैसे सरप्लस में जाके जनरल फंड में चले जाएंगे। नहीं, यही बात समझ, अगर इनकम करके सरप्लस बनाओगे तो वो पैसे जनरल फंड में चले जाएंगे, जबकि इसके पैसे आपने अलग रखने हैं। तो बैंक तो आ गया, पर उसका हिसाब किताब इंडोमेंट फंड में चलना चाहिए। जनरल फंड में तो वो जाता है जो कहीं भी खर्च करो। ये पैसे क्या इंडोमेंट फंड से पर्टेन करते हैं? यस। तो कहने का मतलब ये है, सीखने का मतलब ये, आगे इस पे बहुत एग्जांपल्स आएंगी। जब आपको इंडोमेंट फंड के पैसे मिलते हैं तो वो इंडोमेंट फंड में जाते हैं, इनकम में, उस पर कोई कमाई होती है वो भी फंड में जाएगी। अगर यहाँ से कुछ खर्चा होगा तो वो भी यहीं से ही होगा, एक्सपेंस बुक, क्योंकि जब इसका कुछ गया ही नहीं है तो एक्सपेंस क्यों वहाँ बुक होगा? एग्रीड? तो पहले बताओ, इंडोमेंट फंड की कहानी समझ आती है? इंडोमेंट फंड बेसिकली वो सिर्फ ये कह रहा है कि आप उसको अलग से रखो, उसके जो भी पैसे आएंगे वहीं जाएंगे, जो भी इनकम आएगी वहीं आएगी, इनकम में कभी भी नहीं जाएगी। और आपकी लॉजिक होनी चाहिए उस पर, इनकम पे इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि अगर इनकम में डाल दिया तो अल्टीमेटली सरप्लस बनेगा, सरप्लस बन के कहाँ चले जाएगा? जनरल फंड में, और फिर वो कहीं भी इस्तेमाल हो जाएगा, जबकि वो होना नहीं चाहिए। पहले बताओ, लॉजिकल बात समझ आती है? तो हमने कहा कि 3 तरीके की हमने कंट्रीब्यूशन सीखी, अनरिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड, इंडोमेंट। पहले बताओ, कहानी क्लियर है? तो इस चीज़ को
आप लोगों ने सिर्फ इतना रखना है आज की क्लास के लिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इटसेल्फ पिक करना थोड़ा सा हैवी होता है। अब इसकी एप्लीकेशन मैं सिखाऊंगा अगली क्लास से। देखो हालांकि मैं बना के भी लाया था पूरा ट्रायल बैलेंस तुम लोगों के लिए। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि अकाउंटिंग कैसे हुई हुई होगी और तुम्हें सोचना कैसे है। एग्रीड? पर वो हम रखते हैं कब के लिए? अगली क्लास के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि पास पेपर यहीं से ही जाएंगे। अब कल क्लास की टाइमिंग आई थिंक सुबह रखूंगा मैं, सुबह। सही है जी? ये तो जमा भी तो खर्च भी तो वहीं से ही होंगे ना भाई। भाई अभी इंडोमेंट फंड में जमा हो गए 50,000। अब मैं इधर सुनना जानिए, आप लोग बताओगे, अब इंडोमेंट फंड में 50,000 की कमाई हो गई, क्या मैं 75,000 खर्च कर सकता हूं? नहीं। जो इनकम कमाई है सिर्फ वो करूंगा क्योंकि प्रिंसिपल टू बी रिटेन्ड, प्रिंसिपल टू बी रिटेन्ड। अब मुझे अगर इसमें से 25,000 रुपए खर्च करने हैं तो मैं पता है एंट्री क्या बनाऊंगा? इंडोमेंट फंड डेबिट, कैश क्रेडिट। खर्च भी यहीं से ही होंगे। नहीं भाईजान, नहीं वो बताएगा ना किसके लिए बना है। वो बोलेगा कि भाई इस मकसद के लिए बना है इंडोमेंट फंड। जैसे आईकैप का किसके लिए बना है? तफरी के लिए या एजुकेशन के लिए, लोगों की फीस के लिए ना। तो जो पैसे इंडोमेंट में जाते हैं वहां जमा होते हैं, उसका जो भी रिटर्न होता है उसी मकसद के लिए खर्च होता है, पर टू द एक्सटेंट ऑफ इनकम, नॉट टू द एक्सटेंट ऑफ प्रिंसिपल। एग्रीड? तो इसमें से 25,000 अगर किसी की फीस पे करनी है मैं कर लूंगा। तो एंट्री क्या बनाऊंगा? एक्सपेंस को डेबिट करूंगा। भाई एक्सपेंस को डेबिट करोगे तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, क्योंकि इसकी इनकम भी तो नहीं बुक की थी ना। जब इनकम नहीं बुक की तो वहां पे एक्सपेंस कैसे बुक कर सकते हो? एग्रीड? तो इसीलिए उसको आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर से अलग रखा। और आप पैसे भी यहीं बुक कर रहे हो, इनकम भी यहीं बुक कर रहे हो, अखराजात भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में या उससे बाहर? उससे बाहर। कहां पे? फंड में। इसकी बेसिकली फंड अकाउंटिंग हो रही है अलग से। पैसे आ भी वहां रहे हैं, जमा भी वहां हो रहे हैं, जा भी वहीं से रहे हैं। एग्रीड? पर ये सारी एप्लीकेशन हम सीखेंगे कल की क्लास में, जो हम पूरी रिपोर्टिंग से कनेक्ट करेंगे। और पहले बताओ बेसिक अकाउंटिंग समझ आती है? वेरी गुड, मिलते हैं अगली क्लास में। यस बिल्कुल 50 तक खर्च हो सकते हैं। चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।